ये लड़का चांग चुन हाई लेवल पर है और इसके स्टैट्स काफ़ी इंप्रेसिव है। इसे बस कमज़ोर लोगों से पंगे लेना अच्छा लगता है, अपना ईगो शांत करने के लिए। लेकिन जब उसने सिर्फ इसीलिए हमारे बंदे को डुअल के लिए चुना क्योंकि उसका लेवल कम है, तो चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। वो अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग मूव से फाइट शुरू करता है, लेकिन हमारा बंदा उसे ऐसे रोक देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, 0 डैमेज लेकर। ये सब उसके एक स्किल की वजह से हुआ जो उसे अपोनेंट के पहले अटैक को नलिफाई करने देता है। चांग हैरान रह जाता है, उसने कभी ऐसी स्किल के बारे में सुना भी नहीं था। इससे पहले कि वो रिकवर हो पाए, कांगतान अपनी स्ट्राइक तैयार करता है, अपनी स्किल से अटैक पावर को 2 गुना करता है और अपोनेंट के डिफेंस को इग्नोर कर देता है। ये शुरू से ही इतना डरावना लग रहा था कि चांगचुन उसे रुकने की भीख मांगता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। हमारा बंदा उसे सीधे जमीन में इतनी जोर से स्मैश करता है कि उनके नीचे दरार पड़ जाती है। कांगतान अपने कम लेवल के बावजूद इतना ओपी है क्योंकि उसके पास 200 से ज्यादा स्किल्स हैं। वो हारा हुआ लड़का इस अनफेयर दुनिया के बारे में रोने लगता है, जहां उसने लेवल्स बढ़ाने के लिए बेकार में इतनी मेहनत की। देखिए, ये स्किल्स, लेवल्स और मॉन्स्टर्स वाली पूरी चीज तभी शुरू हुई जब लैबिरिंथ सामने आया। इसमें 4 डिफ़िकल्टी मोड्स हैं: ईज़ी, नॉर्मल, हार्ड और अलोन मोड। और मोड जितना हार्ड होता है, रिवॉर्ड्स और लेवल अप के मौके उतने ही बेहतर मिलते हैं। हमारे बंदे ने इसे ईज़ी मोड में क्लियर किया था और वो अकेला था जिसे सारी पॉसिबल स्किल्स मिली थीं। लेकिन बाकी लोगों के मुकाबले उसका लेवल और स्टैट्स अभी भी उतने इंप्रेसिव नहीं है। जब वो अर्थ पर वापस आया तो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मॉन्स्टर्स की वेव्स एक के बाद एक आती गईं, देशों और शहरों को ख़त्म करती गईं। तो अब वे यहाँ हैं। कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स एक टाउन में बंद हैं, अगली मॉन्स्टर वेव का इंतजार कर रहे हैं। उस हाई लेवल लड़के को सबक सिखाने के बाद कांगतान को टायन से मिलने बुलाया जाता है, जो अलोन मोड क्लियर करने वाली इकलौती इंसान है। शायद वो बाहर की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। जब वे मिलते हैं तो वो उसे एक हॉबी ढूंढने का सुझाव देती है। वो इसे ये कहकर टाल देता है कि जब वो बिजी नहीं होगा, मतलब सरवाइव करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, तब सोचेगा। अभी उसकी दिलचस्पी इसमें ज़्यादा है कि उसने उसे बुलाया क्यों। टायन सीधे काम की बात पर आती है। उसने सुना कि उसने उस दिन एक हार्ड मोड प्लेयर को सबक सिखाया। ये अजीब है, ये देखते हुए कि वो एक इजी मोड प्लेयर है। वो अपनी स्टेटस विंडो दिखाती है, जिसमें उसका लेवल 250 से ऊपर, सॉलिड हेल्थ और माना और बाकी स्टैट्स के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक और डिफेंस स्टैट्स दिखते हैं। बेसिकली वो एक चलता फिरता फोर्ट्रेस है। और फिर भी उस ओवरपावर्ड स्टैट शीट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो डर का इशारा करता है। हमारा बंदा जानता है कि वो शो ऑफ कर रही है, पर कोई बात नहीं, वो अपने स्टैट्स दिखाता है। लेवल 50 से थोड़ा ऊपर, अच्छा हेल्थ प्लस माना और जाहिर तौर पर वो टॉप कंडीशन में है। टायन एक नज़र डालती है और सीधे बात कहती है। वो कमज़ोर है। वो समझ जाता है कि उसे लड़ने की खुजली हो रही है। अब लैबिरिंथ और उसके 4 डिफ़िकल्टी मोड्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। एक बार जब कोई प्लेयर इसे क्लियर कर लेता है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। यही वजह है कि डिफ़िकल्टीज के बीच पावर गैप बहुत ज़्यादा है। एक हार्ड मोड प्लेयर के स्टैट्स एमसी के स्टैट से 10 गुना ज़्यादा है, फिर भी उनमें से कोई भी उसके एक सिंगल हिट से बच नहीं सका। वजह है उसकी स्किल्स। टायन इस दावे को टेस्ट करने का फैसला करती है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो स्ट्राइक करती है, लेकिन उसे हिट करने के बजाय उसका अटैक उसके पीछे की बेचारी दीवार को तबाह कर देता है। हमारा हीरो पलक भी नहीं झपकाता और अटैक को ऐसे नलिफाई कर देता है जैसे कोई हल्की हवा का झोंका हो। टायन के पास ये मानने के अलावा कोई चारा नहीं है कि उसका स्किल सेट इनसेन है। 200 से ज़्यादा एबिलिटीज़ जो लैबिरिंथ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने से मिली हैं। उसे पछतावा है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी नज़रों में अभी देर नहीं हुई है। फिर भी वो क्रेडिट देती है और मानती है कि अगर उसने अलोन मोड खेला होता तो शायद वे सच में जीत गए होते। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्किल सेट भले ही गॉड टियर हो, लेकिन उसकी ज़्यादातर एबिलिटीज़ उसके स्टैट्स पर डिपेंड करती हैं, जिसका मतलब है कि वो उनमें से आधी भी ठीक से यूज़ नहीं कर सकता। एमसी को जाहिर है पास्ट के पछतावे से कोई मतलब नहीं है। वो सीधे मुद्दे पर आता है और उसके स्काउटिंग मिशन के बारे में पूछता है। वो उसे अपडेट देती है कि एक और वेव शुरू होने वाली है। हमारा बंदा जानता है कि इसका मतलब पूरी तरह से महाविनाश है। पहली वेव ने कैपिटल को तबाह कर दिया, दूसरी ने आधे हार्ड प्लेयर्स को खत्म कर दिया, तीसरी तक इंसानियत बस एक ही शहर से चिपकी हुई थी, और अब चौथी वेव उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वो दुश्मनों की संख्या पूछता है। 2 एस रैंक मॉन्स्टर्स, दर्जनों ए रैंक, सैकड़ों बी रैंक और एक अपोस्टल। वो चुप हो जाता है। यहां तक कि टायन भी मुश्किल से एक एस रैंक को संभाल सकती है, और उनके पास ए रैंक से निपटने के लिए मजबूत बेस की बहुत कमी है। जहां तक अपोस्टल की बात है, वो चीज एस रैंक से भी ऊपर है। शॉर्ट में कहें तो वो फंस चुके हैं।
लेकिन टायन हार मानने से मना कर देती है। वो चाहती है कि हमारा हीरो एस रैंक मॉन्स्टर्स को संभाले। उसे तुरंत एहसास होता है कि वो उसे सुसाइड मिशन पर भेज रही है, पर वो गलत नहीं है। अगर वो एपोस्टल से लड़ती है तो एस रैंक से निपटने के लिए बस हमारा बंदा ही बचा है। वो शिकायत करता है कि इस बकवास के लिए उसे कितनी कम सैलरी मिल रही है और दूसरों को वार्न करने के लिए मुड़कर जाने लगता है, लेकिन टाइन उसे रोक देती है। उसकी नज़रों में ये बेहतर है कि किसी और को पता ना चले। हालांकि हमारा हीरो उसकी बातों से सहमत नहीं होता और चला जाता है। जब वो जा चुका होता है तो वो अपने हाथ में एक पत्थर जैसी चीज कसकर पकड़ती है और खुद को डरपोक कहती है। बाहर यंग आहें भरता है क्योंकि उसने पहले ही अपनी किस्मत मान ली है। बाकी प्लेयर्स ऐसे रो रहे हैं जैसे ये उनका प्लैनेट पर आखिरी दिन है, जो सच कहूं तो शायद है। जुंगन कम से कम इसे ठीक से ले रहा है। वो और हमारा बंदा आपस में समझते हैं कि ये एक डिजास्टर होने वाला है, लेकिन वे दोनों चोंगचुन के लिए बुरा महसूस किए बिना नहीं रह पाते। पर ईमानदारी से कहें तो एमसी को सबसे बुरा डील मिला है और जुंगन भी ये समझता है। अगर बाकी लोगों में उसकी आधी भी स्ट्रेंथ होती तो शायद वे अभी विनाश के दरवाजे पर खड़े नहीं होते। और विनाश की बात करें तो बादल गरजते हैं और गेट खुल जाता है। अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। जुंगन हमारे हीरो को फेयरवेल देता है और उम्मीद करता है कि वो उससे आफ्टर लाइफ में मिलेगा, लेकिन हमारे बंदे के पास सेंटिमेंटल बकवास के लिए टाइम नहीं है। वो हवा में छलांग लगाता है और नीचे के बैटलफील्ड को स्कैन करता है। अपनी सिस्टम विंडो के जरिए वो एस रैंक मॉन्स्टर्स को स्पॉट करता है। जैसे ही वो लैंड करता है वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेक करता है ताकि ये पक्का कर सके कि वो अपना होश न खो दे। आखिरकार उसके अंदर एक अजेय शक्ति रहती है और वो उसे बाहर निकालने वाला है। एमसी अपने सामने एस रैंक मॉन्स्टर्स को देखता है। ये उम्मीद और प्रेयर कर रहा है कि वे डिफेंसिव टाइप के ना हो, लेकिन उसकी स्काउट एबिलिटी सबसे बुरे की पुष्टि करती है। मशरूम के शेप वाला एक डिफेंसिव टाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्थफुल है। वो चीज़ खुद को ज़मीन में गाड़ लेती है और हमारे बंदे को ऐसे घूरता है जैसे उसे ट्राई करने की हिम्मत दे रहा हो। हमारा हीरो जानता है कि वो अपनी पूरी लाइफ इस चीज को कमजोर करने में लगा सकता है, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ऐसा करना मुश्किल है। इसीलिए वो अपना फोकस शिफ्ट करता है और दूसरे वाले को चेक करता है, जो एक टेंटिकल मॉन्स्टर है। एक लॉन्ग रेंज अटैकर जिसकी हेल्थ सॉलिड है लेकिन फिर भी मैनेजेबल है, कम से कम थ्योरी में। वो आगे छलांग लगाता है और उसके टेंटिकल्स को काटता है, लेकिन पता चलता है कि उसके अटैक्स उतने इफेक्टिव नहीं है। तो वो प्लान बी पर जाता है और सीधे सिर पर वार करता है। वो मॉन्स्टर की तरफ लंच करता है, लेकिन एक एनर्जी अटैक से ब्लास्ट हो जाता है। वो इसे नलिफाई करता है, पर इस चीज का 0 कूल डाउन है। वो अच्छी तरह से जानता है कि हमेशा के लिए डॉज नहीं कर सकता, इसलिए उसका इकलौता चांस है कि वो इसके अटैक्स को प्रेडिक्ट करे। लेकिन उन्हें समझने में वो जितना ज्यादा टाइम लेता है, उसके जीतने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। वो एक्सेलरेट करता है, टेंटिकल से होते हुए ब्लास्ट करता है और सीधे मॉन्स्टर को स्ट्राइक करता है। उसकी नलिफिकेशन उसे सेफ रखती है, लेकिन मॉन्स्टर को यह पसंद नहीं आता और वो गुस्से में छटपटाता है। इससे पहले कि वो अटैक को प्रेस करे, वो देखता है कि मशरूम मॉन्स्टर दूसरे वाले को गार्ड कर रहा है। दुर्भाग्य से उनके लिए हमारा बंदा बेवकूफ नहीं है। वो डिफेंस मॉन्स्टर से टकराता है और एक फोर्स्ड डुएल एक्टिवेट करता है। डिफेंस मॉन्स्टर के चारों ओर एक ग्लोइंग सर्कल बन जाता है और अगले 1 मिनट तक सिर्फ वही हमारे हीरो पर अटैक कर सकता है। लॉन्ग रेंज मॉन्स्टर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, पर रूल्स तो रूल्स होते हैं। अगर टायन यहाँ होती तो हमारा हीरो प्रिडिक्ट कर सकता था कि वो शायद डिफेंस टाइप को पूरी तरह से इग्नोर करके सीधे अटैकर पर जाती। ये वो लग्जरी है जो किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैट्स और लेजेंडरी गियर होने पर मिलती है, लेकिन एमसी के लिए वो जानता है कि इन दोनों में से किसी का भी एक सिंगल हिट उसे एक्सप्रेस डिलीवरी के साथ आफ्टर लाइफ में भेज सकता है। तो वो वही करता है जो उसे करना है। वो अपनी डेजिग्नेटेड स्किल रीसेट यूज करता है, जिसे वो पूरे 1 महीने तक फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपनी अटैक पावर को मल्टीप्लाई करता है और उसके पास जो कुछ भी है वो सब डिफेंस मॉन्स्टर पर फेंक देता है। लेकिन फिर भी मुश्किल से कुछ हो रहा है। फिर वो इम्पैक्ट को डबल करने के लिए अपने अटैक को कॉपी करता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और आखिरकार मशरूम मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। लेकिन सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि टेंटैकल मॉन्स्टर तुरंत पलटवार करता है और एक ब्रूटल हिट मारता है। हमारा बंदा बमुश्किल टिका रहता है और अपनी डिफेंस की आखिरी लाइन, जो अटैक नलिफिकेशन है, एक्टिवेट करता है। कुछ कीमती सेकंड्स के लिए उस पर आने वाला सारा डैमेज 0 हो जाता है। मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो जानता है कि अब उसे बस डॉज करना है और अटैक करना है, जो काफी सिंपल है सिवाय एक छोटी सी प्रॉब्लम के। इस पॉइंट पर उसकी माना बार एक रेगिस्तान जैसी हो चुकी है
और अब उसे स्विंग करते हुए और बेस्ट की उम्मीद करते हुए इस फाइट को खत्म करना होगा। लड़ाई खिंचती चली जाती है। हर स्ट्राइक से मॉन्स्टर की हेल्थ के टुकड़े कटते जाते हैं। एमसी लगातार वार करता रहता है। फिर कुछ क्लिक होता है। उसका माइंड और बॉडी परफेक्ट हार्मनी में सिंक हो जाते हैं और अचानक उसे किसी तरह की मिरेकल जैसी पावर मिलती है। एक सोल स्किल उसके पूरे वजूद में अंकित हो जाती है और उसके सोल अटैक्स को बूस्ट करती है। लेकिन सिस्टम बताता है कि चूंकि वो अब लैबिरिंथ के अंदर नहीं है, इसलिए स्किल सील हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके पास इस पर गुस्सा करने का टाइम है। अभी वो बस यही चाहता है कि सिस्टम चुप हो जाए और उसे अपना काम खत्म करने दे। मॉन्स्टर दर्द में कराहता है, लेकिन हमारा बंदा सिंपैथी नहीं दिखाता। एक आखिरी वार से वो उस चीज को उसकी तकलीफ से आजाद कर देता है। सिस्टम पॉपअप होता है और इस बारे में बड़बड़ाता है कि कैसे हर क्षेत्र के गॉड्स उसके कारनामे से हैरान हैं। ये सब बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वो लगभग मॉन्स्टर फूड बनने वाला था, तब उनका डिवाइन इंटरवेंशन कहा था। उसे ये भी नहीं पता कि वो कितनी देर से लड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे 1 महीना हो गया हो। उसके स्टैट्स कम हैं, लेकिन वो खुद को आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता है। शहर पूरी तरह से एक डिजास्टर बन चुका है, क्योंकि हर तरफ बॉडीज, मलबा और तबाही है। और लाशों के बीच वो तथाकथित हार्ड मोड प्लेयर्स को स्पॉट करता है, जिन्होंने अपना सारा टाइम डींगे मारने में बिताया, और वो एक इजी मोड प्लेयर होने के नाते अभी भी खड़ा है। फिर वो यंगुन को देखता है, जो मर चुका है, और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि टायन, सबसे स्ट्रांग इंसान, अलोन मोड क्लियर करने वाली इकलौती, वो भी जा चुकी है। इससे पहले कि वो इसे प्रोसेस कर पाए, टायन की बॉडी की तरफ कुछ खिनौनी चीज बढ़ती है, एक अपोस्टल। वो स्नियर करता है और हमारे हीरो को मारने की धमकी देता है। लेकिन एमसी इस बकवास के लिए बहुत ज्यादा थका हुआ है। वो उस क्रीचर को घूरता है और उसकी थकावट मुश्किल से ही उसकी डिस्गस्ट को छिपा पाती है। फिर अपने बचे हुए सारे डिफियंस के साथ वो अटैक करता है। अपोस्टल एमसी के करीब आता है और एक ओवरवेलमिंग एनर्जी रेडिएट करता है, जो उसके शरीर से होकर गुजरती है और उसे हवा में उड़ा देती है। जैसे ही हमारा बंदा जमीन पर क्रैश होता है, वो जानता है कि ये अंत है। सिस्टम इसकी पुष्टि करता है और अपडेट देता है कि उसकी हेल्थ 0 पर है। लेकिन उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह मरने देने के बजाय सिस्टम उसे एक और मिनट के लिए जिंदा रखने का फैसला करता है। हमारा बेचारा हीरो कमर के नीचे कुछ भी महसूस नहीं कर पाता, और यहाँ तक कि अपोस्टल को भी पता है कि वो बेसिकली मर चुका है और बस घड़ी के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। उसे पछतावा होने लगता है कि उसे इजी रूट लेने के बजाय नॉर्मल मोड चुनना चाहिए था। दूर कहीं बादल गरजते हैं और मॉन्स्टर करीब आ रहा है। वो अपने नाखूनों को जमीन पर रगड़ता है और बाकी प्लेयर्स को कोसता है, उन जीनियसों को जिन्होंने नॉर्मल और हार्ड मोड चुना, लेकिन फिर भी स्ट्रांग बनने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन उन पर चिल्लाने से जादुई रूप से उसके डिसीजन बदल तो नहीं जाएंगे। वो हार मान लेता है और अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। लेकिन तभी कुछ उसकी नज़र में आता है। टायन के हाथ में एक पत्थर है जो हल्का सा चमक रहा है। वो अपने टूटे हुए शरीर को उसकी तरफ घसीटता है और अपोस्टल के बढ़ते गुस्से को इग्नोर करता है। आखिरी रिसॉर्ट के तौर पर वो अपनी फाइनल स्किल एक्टिवेट करता है, जो 100 मीटर के दायरे में हर चीज को 2 मिनट के लिए रोक देती है। सब कुछ शांत होने पर वो पत्थर तक पहुंचता है, जिसे उराबोरोस गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो एक अकेले इंसान के लिए टाइम को एक बार रिवर्स कर सकता है। वो इसे कसकर पकड़ता है और देखता है कि मॉन्स्टर आखिरकार स्काई को तोड़कर आ रहा है। रोशनी उसे घेर लेती है और अगले ही पल वो खुद को एक बच्चे के रूप में अपने सामने खड़ा पाता है, जिसे सिर्फ मौजूद होने के लिए डांट पड़ रही है। उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसके साथ एक पंचिंग बैग जैसा बिहेव किया था और उसकी स्पिरिट को कुचल दिया था, जब तक कि उसने सच में ये नहीं मान लिया कि वो बेकार है। उसी बिलीफ ने उसी इजी मोड चुनने पर मजबूर किया, लेकिन इस बार वो बेहतर जानता है। वो अपने टूटे फूटे अपार्टमेंट में जागता है। सबसे पहली चीज वो अपना फोन उठाता है और डेट चेक करता है, जो साल का आखिरी दिन है। उसे एहसास होता है कि वो सच में टाइम में वापस आ गया है। फिर वो इस रियलाइजेशन को सेटल होने देता है। जिस पल नया साल शुरू होगा, दुनिया तबाह होने वाली है, लेकिन अभी के लिए उसके पास एंजॉय करने के लिए एक पिज़्ज़ा है। सालों तक फीके आलू और जो भी मॉन्स्टर मीट वो खा सकता था, उस पर गुजारा करने के बाद ये ग्रीसी चीज़ी मास्टरपीस उसे 5 स्टार मील जैसा लग रहा है। एक बार जब वो खा लेता है तो उसके ख्याल उस आर्टिफैक्ट की तरफ जाते हैं जो टायन के पास था, और उसके इसे इस्तेमाल ना करने की वजह की तरफ। जिस टायन को वो जानता था, जब चीज़ें खराब होती तो वो तब तक प्लैनेट के दूसरी तरफ आधी दूरी तक पहुंच चुकी होती। वो बालकनी पर कदम रखता है और अंधेरे में उसका फ़ोन स्क्रीन चमकता है,
क्योंकि मिडनाइट में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। नीचे स्ट्रीट्स पर लोग एक्साइटमेंट में काउंटडाउन कर रहे हैं, मैसेज और गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, बिना ये जाने कि क्या हॉरर आने वाला है। तभी आसमान में हल्की रोशनी की क्रैक्स दिखाई देती हैं। लोग सोचते हैं कि ये कोई नेक्स्ट लेवल का आतिशबाजी डिस्प्ले है, पर हमारा हीरो सब जानता है। जैसे ही घड़ी में मिडनाइट होता है, आसमान चीखता है और खुल जाता है और एक मॉन्स्ट्रस फिगर बाहर आती है। चीखें निकलने लगती हैं और पैनिक आग की तरह फैल जाता है। उस वक्त हमारा लड़का भी डर गया था। पर अब उसकी ट्रेंड आंखें उस क्रीचर को स्कैन करती है कि ये सिर्फ बी रैंक का है। अचानक उसके और नीचे मौजूद बाकी अनफॉर्चुनेट लोगों के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। मैसेज क्लियर है कि इन्वेडर्स आ चुके हैं और दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन ये अश्योर करता है कि हेल्प आ रही है। पर यह हेल्प मोड्स के रूप में आती है जिन्हें क्लियर करने पर पावर मिलती है। जब उसके चारों ओर केओस फैला हुआ है, एमसी ऑप्शंस को देखता है। बाकी लोगों की तरह उसे हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से जानता है कि क्या करना है। इस लैबिरिंथ में सर्वाइवल पूरी तरह चुने गए मोड पर डिपेंड करता है। सबसे ईजीएस्ट मोड तो एक तरह से वेकेशन जैसा है, क्योंकि खाना हर जगह है, हर कोने में कोजी रेस्टिंग स्पॉट्स हैं और यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर प्लेयर्स भी एफर्ट डालकर विक्ट्री तक पहुँच सकते हैं। फिर आता है नॉर्मल मोड। यहाँ चीज़ें थोड़ी रफ होने लगती हैं, क्योंकि खाना यूं ही नहीं पड़ा होता और आराम करने के लिए ज़्यादा डिसेंट जगहें नहीं होती। लेकिन जब तक प्लेयर्स अपनी मायूसी को खुद पर हावी नहीं होने देते, तब तक वे इसे पार कर सकते हैं। पर हार्ड मोड, असली मज़ा यहीं से शुरू होता है। खाना एक मिथ है। सेफ स्पॉट्स लगभग खत्म हो चुके हैं और मॉन्स्टर्स सिर्फ अटैक नहीं कर रहे, बल्कि प्लेयर्स को गिराने के लिए खुद को उन पर फेंक रहे हैं। और आखिर में आता है अलोन मोड। ये अल्टीमेट नाइटमेयर है। कोई साथी नहीं, कोई पहचाना चेहरा नहीं, बस मॉन्स्टर्स, एनिमीज और एनपीसीज की एक एंडलेस परेड जो विलन से कम नहीं है। सिस्टम खुद प्लेयर्स को वार्न करता है कि इसे मत चुनो जब तक कि तुम्हारी मौत की इच्छा ना हो, लेकिन हमारा हीरो बिना किसी हिचकिचाहट के इसे चुन लेता है। टेलीपोर्टेशन खत्म होता है और जब वो चारों ओर देखता है तो उसे नॉस्टैल्जिया और चिढ़ का वो अजीब सा मिक्सचर महसूस होता है। वो सच में वापस आ गया है। कम्युनिटी बोर्ड, जो अलग अलग मोड्स के प्लेयर्स के बीच एक रेयर कनेक्शन है, पर कैंग जुन ह्युक नाम की किसी बंदे का पोस्ट है। हमारे लड़के को कोई आइडिया नहीं कि वो कौन है, पर ये बंदा चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर रहा है लगता है। ये उसे याद दिलाता है कि कैसे लैबिरिंथ क्लियर करने वाले पहले प्लेयर्स ने कभी यूजफुल टिप्स शेयर किए थे। वो बाकी लोगों को गुड लक विश करता है और बाद में चेक करने का फैसला करता है। फिलहाल उसे कुछ और कंफर्म करना है। वो टायोन के साथ एनपीसीज को लेकर हुई बातचीत याद करता है। इजी मोड में वे बस रोबोट थे जो एक ही लाइन और एक्शन दोहराते थे, लेकिन टायोन ने जोर दिया था कि अलोन मोड में वे असली लोगों की तरह असली सोच और आज़ाद मूवमेंट के साथ काम करते हैं। अगर ये सच है तो एमसी जानता है कि कुछ तो सीरियसली गड़बड़ है। लैबिरिंथ के एंट्रेंस पर पहुंचकर वो गेट पर एक बंदे को ऊँघते हुए देखता है। इजी मोड में वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो एक बोरिंग स्टैंडर्ड एनपीसी से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अब जिस पल वो बंदा आंखें खोलता है, हमारा लड़का बता सकता है कि वो स्ट्रांग है, टायोन से भी ज़्यादा स्ट्रांग। वो बंदा अपना परिचय ब्रोकन मैन लैबिरिंथ के गार्डियन के रूप में देता है। उसे ये टाइटल इसलिए मिला क्योंकि उसने एक बार इस जगह को हराने की कोशिश की थी और बुरी तरह फेल हो गया था। अब उसका काम है खड़े रहना और दूसरों को सफ़र करते देखना। वो इस बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि उनके पास अपनी दुनिया बचाने का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारा हीरो ये सेल्स पिच नहीं खरीद रहा। वो जानता है कि ये कोई ग्रैंड मिशन नहीं है, बल्कि ये एक सज़ा जैसी हॉरर शो है। ब्रोकन मैन एमसी के रिएक्शन न देने से कंफ्यूज लगता है। जाहिर है पीसफुल दुनिया के लोगों को ऐसी सिचुएशन में घबरा जाना चाहिए। क्योंकि हमारा लड़का पैनिक नहीं कर रहा, वो बंदा मज़े के लिए उसे थप्पड़ मारने के बारे में सोचता है, पर मना कर देता है। इसके बजाय वो ज़रूरी चीज़ों पर आता है। लैबिरिंथ में 100 फ्लोर्स हैं और हर 10 फ्लोर पर डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। हमारे हीरो को खाने का जुगाड़ खुद ही करना पड़ेगा और सेफ जोन्स के लिए वो बंदा एमसी को गुड लक विश करता है। हमारे हीरो को बस इतनी ही हेल्प मिल रही है क्योंकि गेटकीपर ज़्यादा एक्सप्लेन करने में बहुत लेजी है। हमारा लड़का याद करता है कि टायोन ने बताया था कि अंदर कदम रखने से पहले ही इस बंदे ने उसे लगभग मार डाला था, इसीलिए वो समझदारी से अपना मुंह बंद रखता है। ब्रोकन मैन फिर एक वेपन बुलाता है और टेस्ट करने के लिए उसे हमारे हीरो के चेहरे के ठीक बगल में घुमाता है, लेकिन एमसी पलक भी नहीं झपकाता। ये उस बंदे को मज़ेदार लगता है जो स्माइल करता है और कुछ गियर सौंपता है। एक मुश्किल से टिका हुआ लेदर आर्मर, टूटने की कगार पर एक जंग लगी तलवार
और एक पुरानी रिस्ट बैंड जो अगर किस्मत साथ दे तो किसी बीस्ट का दांत रोक सकती है। ये जेनरॉसिटी कमाल की है। इसके साथ गेटकीपर हमारे लड़के को ये कहकर विदा करता है कि स्किल्स का पता उसे खुद ही लगाना होगा। जब हमारा हीरो लैबिरिंथ में चलता है तो वो बंदा उसे जाते हुए देखता है और उसमें कुछ अलग महसूस करता है। उसने पहले भी कई तथाकथित प्रोडिजीज को देखा है और वे सब फेल हो चुके हैं, लेकिन वो नोटिस करता है कि एमसी सिर्फ स्किल्ड नहीं है बल्कि उसके पास कुछ और ज्यादा कीमती है, सर्वाइव करने की जबरदस्त जिद। जैसे ही हमारा लड़का आगे बढ़ता है एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो उसे लैबिरिंथ की बैक स्टोरी देती है। किसी ऑल पावरफुल सोसरर ने बहुत साल पहले ये जगह बनाई थी और जाहिर है जो इसे जीतता है वो एक विश मांग सकता है। बेशक उस पॉइंट तक पहुंचना ही ट्रिकी पार्ट है। लैबिरिंथ ऐसी डरावनी चीज़ों का घर है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये क्रिएचर से भरा है जो सिर्फ प्लेयर्स को ख़त्म करने के लिए मौजूद हैं। फिर भी जैसे ही हमारा हीरो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है जो कमज़ोर मॉन्स्टर्स से भरा एक रिलेटिवली शांत एरिया है, वो बस मुस्कुराता है। फाइनली असली गेम शुरू होने वाला है। हमारे लड़के का मिशन है फर्स्ट फ्लोर बॉस को हराना और एक रैंडम स्टार्ट बूस्ट पोशन पाना। एक हिडन रिवॉर्ड भी है पर किसी को नहीं पता कि वो क्या है। चलते हुए उसे इजी मोड के शॉपकीपर के बारे में टायन से हुई बातचीत याद आती है। उस मोड में मर्चेंट पोशंस के साथ बस एक नॉर्मल सेलर था, लेकिन अलोन मोड में चीजें बिल्कुल ऑपोजिट थीं। टायन ने उसे एक ऐश ब्रेसलेट दिखाया था, एक अल्टीमेट आइटम जो आने वाले डैमेज को आधा कर देता है। उसने वो शॉप से लिया था और वहां बहुत सारे दूसरे गेम ब्रेकिंग आइटम्स थे, लेकिन उसके पास उन सबको खरीदने के लिए काफी गोल्ड नहीं था। अगर हमारा हीरो सब कुछ खरीद सकता तो शायद टायन उसके सामने न्यूबी लगती। ख्यालों में खोया हुआ एमसी एक दरवाजे तक पहुंचता है। वो उसे खोलता है और सामने एक अनएक्सपेक्टेड एनपीसी द लॉस्ट किंग से मिलता है। हमारा लड़का उसे ग्रीट करता है और किंग नोटिस करता है कि हमारा हीरो अभी तक पूरी तरह से इनसेन नहीं हुआ है। अपना परिचय देने के बाद हमारा लड़का शॉप में चारों ओर देखता है और उम्मीद करता है कि कुछ यूजफुल दिखेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि लॉस्ट किंग का अपने ट्रेजर्स को डिस्प्ले करने का कोई इरादा नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो पूरा फर्स्ट फ्लोर उनसे भर जाएगा। हमारे हीरो को ये समझ नहीं आता कि अगर वो कुछ बेचना ही नहीं चाहता तो उसके यहाँ होने का पॉइंट क्या है। किंग गुस्से में फट पड़ता है और चिल्लाता है कि कुछ लोगों ने उसका किंगडम चुरा लिया और उसे इस सिचुएशन में फंसा दिया। ये ठीक वैसा जवाब नहीं था जो हमारा लड़का ढूंढ रहा था। कम से कम अब वो जानता है कि इस बंदे को इश्यूज हैं। फिर भी अपनी कड़वाहट के बावजूद किंग पूरी तरह से अनरीजनेबल नहीं है। वो नीचे की ओर जाने वाले एक रास्ते की ओर इशारा करता है और अगर हमारा हीरो अंदर जाकर जिंदा लौट सकता है तो किंग फिर से सोचेगा। एमसी डबल चेक करता है कि क्या ये सच में एक लौती कंडीशन है। लॉस्ट किंग को उसका एटीट्यूड अजीब लगता है, पर वो कंफर्म करता है पूरे लैबिरिंथ को क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा सर्वाइवल एक्सरसाइज। इस रीएश्योरेंस के साथ हमारा लड़का आगे बढ़ता है, जबकि लॉस्ट किंग की नज़र में हमारा हीरो वैसे भी वापस नहीं आने वाला। जैसे ही एमसी चलता है आगे का रास्ता इजी मोड जैसा दिखता है, जिसका मतलब है कि ये शायद ही सेफ हो। एक आवाज़ उसे अलर्ट करती है और एक बड़ा चूहा सामने आता है और सीधे उस पर चार्ज करता है। हमारा लड़का देख सकता है कि इजी मोड का 5th फ्लोर बॉस यहाँ बस एक रेगुलर मिनियन है। चूहा उसके पैरों पर झपटता है। हमारा हीरो अच्छी तरह याद करता है कि इसकी डिफेंस कमज़ोर है, लेकिन इसकी स्पीड इसे एक नाइटमेयर बना देती है। इजी मोड में प्लेयर्स का एक ग्रुप अटैक करने से पहले उसे थकाने के लिए एक साथ काम करता था, पर अब एमसी सोलो है, उसके स्टैट्स किसी काम के नहीं हैं और ईमानदारी से पूरी सिचुएशन एकदम अनफेयर है। टायन ने भी एक बार देखकर वहां से भाग गई थी। क्लियरली फर्स्ट फ्लोर क्लियर करने वाले किसी भी अकेले प्लेयर ने इस मॉन्स्ट्रोसिटी का सामना नहीं किया होगा, लेकिन हमारे लड़के ने लैबिरिंथ के रिवॉर्ड सिस्टम को समझ लिया है, जो चाहता है कि प्लेयर्स वो करें जो दूसरे नहीं कर सकते, कुछ बहुत डिफिकल्ट हासिल करें और सिस्टम रिवॉर्ड देगा। इसलिए हमारा हीरो अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन चूहा बहुत तेज है और आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो झपटता है और एमसी की बाह में अपने दांत गड़ा देता है। हमारा लड़का उसे तलवार से दूर फेंक देता है और फैसला करता है कि अगर वो इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसे इसे अपनी सोच से हराना होगा। वो जानता है कि चूहे में किसी भी लिविंग क्रीचर की तरह पैटर्न्स होते हैं। उसके पैरों की मसल्स सिकुड़ती हैं और उसकी छाती फूलती है। ये अटैक के टेक्स्ट बुक साइंस हैं। वो उसके मूवमेंट का अंदाज़ा लगाता है और पहले वार करता है। सिस्टम अपडेट करता है कि उसने चूहे को ओवरवेल्म कर दिया है और खतरों को पहचानने की उसकी एबिलिटी कम कर दी है, जिसका मतलब है कि चूहे का छूटा दिमाग अब और भी बेकार हो गया है।
हमारा लड़का प्रिडिक्ट करता है कि चूंकि ये ऊंचा जंप नहीं कर सकता तो ये शायद अगली बार उसकी फोरआर्म पर हमला करेगा। जैसा सोचा था, चूहा उसकी बांह पर झपटता है। हमारा हीरो स्माइल करता है और अपनी तलवार उसके शरीर में घुसा देता है। एक निर्णायक वार में लड़ाई खत्म करता है। बैटल खत्म होने के बाद वो चूहे का मीट उठाता है और लॉस्ट किंग के पास वापस जाता है, ये देखने के लिए तैयार कि आगे और क्या बेतुकी चीज़ उसका इंतजार कर रही है। कैंग जुनी गुस्से में है और कम्युनिटी बोर्ड पर शॉपकीपर को लेकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। टायॉन भी उतना ही परेशान है। दूसरी तरफ एमसी के जिंदा लौटने पर लॉस्ट किंग अविश्वास में दम घोटता है। लेकिन जिस चीज़ ने उसे सच में स्पीचलेस कर दिया वो है वो प्राइस जो हमारा हीरो डेस्क पर रखता है, फ्रेश बड़ा चूहे का मीट। और सिर्फ कोई मीट नहीं बल्कि हाई क्वालिटी, टेक्निकली खाने लायक मीट। बोनस के तौर पर उसके पास बड़ा चूहे का हाइड भी है, मोटा और गरम। लॉस्ट किंग को प्रोसेस करने के लिए एक पल चाहिए। ज्यादातर लोग जब बड़े चूहे का सामना करते हैं तो जान बचाकर भागते हैं। फिर भी ये रहा हमारा लड़का हाथ में ट्रॉफीज लेकर खड़ा है। सामान को इंस्पेक्ट करने और कंफर्म करने के बाद कि वे ऑथेंटिक, टॉप टियर और सरप्राइजिंगली क्लीन हैं, लॉस्ट किंग आखिरकार होश में आता है। वो अपनी शॉप खोलने के लिए तैयार हो जाता है, जो जाहिर तौर पर कुछ भी और सब कुछ बेचती है। एमसी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो एक बड़ा टावर शील्ड डिमांड करता है क्योंकि ये बड़े चूहों से निपटना आसान बना देगा। लॉस्ट किंग को असल में ये आइडिया पसंद आता है। वो दीवार में एक हिडन गोल्डन डोर दिखाता है और एक भारी टावर शील्ड बाहर निकालता है। हमारा हीरो यकीन नहीं कर सकता कि उसे इस क्वालिटी का आइटम मिल रहा है। इजी मोड में फ्लोर 7 से पहले ये अनसुना था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास सिर्फ आधा प्राइस है। इसीलिए वो और बड़े चूहों का शिकार करने, वापस आने और शील्ड खरीदने का फैसला करता है। लेकिन उसके जाने से पहले लॉस्ट किंग शील्ड उसे फ्री में फेंक देता है। हमारा लड़का पलक झपकाता है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड और सस्पिशियस है। इससे पहले कि वो सवाल कर पाता, वो आदमी उसकी तरफ और आइटम्स फेंकना शुरू कर देता है, जैसे पोशंस, ज्वेलरी, एक डैगर और बाकी गैर। एमसी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये टायॉन ने शॉपकीपर के बारे में जो बताया था उसका ठीक ऑपोजिट है। लॉस्ट किंग क्लियर करता है कि वो बस उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे हीरो को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, पर वो फ्री लूट पर बहस नहीं करने वाला। वो देख सकता है कि कई पोशंस हैं, कुछ आधी पावर रिस्टोर करते हैं जबकि कुछ टेम्परेरी अटैक या स्पीड बढ़ाते हैं। वे लैबिरिंथ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन वो उन्हें अभी नहीं खरीदने का फैसला करता है। पोशंस रेयर हैं और हायर फ्लोर्स पर ज़्यादा यूजफुल होंगे। उसने इतना देख लिया है कि वो जान जाए कि कब कोई चीज़ ट्रैप जैसी लगती है। इसके बजाय वो कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ पर फोकस करता है, जो है एक बो और एरोज। लॉन्ग रेंज वेपन्स उसे काफ़ी परेशानी से बचा सकते हैं, इसीलिए वो बड़ा चूहे का हाइड बेचकर बो और कुछ एरोज खरीदता है और लॉस्ट किंग संतुष्ट लगता है। हमारा लड़का अभी भी इस बंदे को समझ नहीं पा रहा, पर एक बात क्लियर है, ये नॉर्मल नहीं है। जाने से पहले लॉस्ट किंग उसे एक और टिप देता है। गेस्ट फ्लोर पर स्प्रिंग ऑफ लाइफ नाम की एक जगह है जहां वो जितनी चाहे उतनी पावर रिकवर कर सकता है, और किंग उसे एमसी के मैप पर भी मार्क कर देता है। जब हमारा हीरो निकलता है तो वो शॉपकीपर के एटीट्यूड में अचानक आए चेंज के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता। हो सकता है ये अप्रोच का फर्क हो। टायॉन भाग गई थी जबकि वो विक्टोरियस होकर लौटा। तभी एक और बड़ा चूहा सामने आता है। वो उसे आसानी से मार देता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चन से भरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है उसकी सोल अटैक स्किल। जब उसने अपना पहला बड़ा रैट पकड़ा तो उसने बेसिक से बहुत आगे की स्किल्स ले ली। ये वो एबिलिटीज़ हैं जो नॉर्मली इजी मोड में 20th या 40th फ्लोर पर मिलती हैं। उनमें से एक ये सोल स्किल है, 100% प्रोफिशिएंसी के साथ। सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी सोल ने एक रियल्म बियॉन्ड को झलक देखी है और हर जीत के साथ वो अपने अपोनेंट की पावर एब्जॉर्ब कर लेगा। सुनने में कूल लगता है पर थोड़ा सा ऑमिनस भी है। ये वही स्किल है जो उसे पिछली लाइफ में मरने से ठीक पहले मिली थी, बस तब वो सील्ड थी क्योंकि वो लैबिरिंथ से बाहर आ गया था। अब ये फुली एक्टिव है और टाइम रिवाइंड होने के बाद भी पता नहीं कैसे उसके पास है। मिस्ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं पर इन पर ध्यान देने का टाइम नहीं है। उसका एक गोल है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनना। मैप फॉलो करते हुए वो स्प्रिंग ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ता है। रास्ता बस लंबा होता जा रहा है। वो सोचता है कि कहीं वो ट्रिक तो नहीं हो गया। जैसे ही वो सोचता है कि उसे और कितना चलना है, उसे अपने आसपास आहट सुनाई देती है। वो पलटता है और अंधेरे में चमक भी आंखों से घिर जाता है। एक बड़ा रैट नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा स्वॉर्म। हमारा हीरो इस हल्की रोशनी वाले लैबिरिंथ में बड़े रैट्स के झुंड से घिरा हुआ खड़ा है।
अपने छोटे ब्रेन्स के साथ भी वो समझते हैं कि सिर्फ नंबर्स की वजह से उनका अपर हैंड है, लेकिन उनकी अग्रेशन के बावजूद वो उनकी हिचकिचाहट को सेंस कर सकता है, शायद थोड़ा डर भी। वो दूसरी तरफ एकदम काम रहता है। उसे पता है कि कॉकी बनना ठीक नहीं। बहुत प्लेयर्स छोटी सी गलती की वजह से एम्बैरेसिंग एंड तक पहुंचे हैं। 2 और रैट्स पीछे से अटैक करते हैं, पर अपने बड़े हुए स्टार्ट्स की वजह से हमारा हीरो उन्हें आसानी से आउटपेस करता है और दूर फेंक देता है। जैसे ही वो उन्हें मारता है, वो लेवल अप हो जाता है। आखिरी रैट हिम्मत खो देता है। हमारा लड़का उसे अटैक करने के लिए ल्योर करता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो उसे अपने शील्ड से स्लैम कर देता है। अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की एक परफेक्ट सजा। बैटल खत्म होने के बाद एमसी लैबिरिंथ के रेस्टिंग एरिया में एंटर करता है, एक सेफ जोन जहां एनिमीज फॉलो नहीं कर सकते। वहां का ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर प्लेयर्स को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है, पर हमारा हीरो स्टूपिड नहीं है। सेंटर में एक स्प्रिंग ऑफ लाइफ चमक रहा है, और क्योंकि वो यहां सबसे पहले पहुंचा, सिस्टम उसे एक इंटेलिजेंस और मैना बूस्ट देता है। वो स्प्रिंग से पीता है और तुरंत रिफ्रेश्ड फील करता है, ऑल्दो उसकी मेंटल एग्जॉशन रहती है और वो जानता है कि उसके लिए उसे रेस्ट चाहिए। अगली सुबह आती है और वो कम्युनिटी बोर्ड चेक करता है। अलोन मोड के प्लेयर्स कांग जुनुक, नजायन और लियांग इस बात पर झगड़ रहे हैं कि लैबिरिंथ में एंटर करें या किसी डिवाइन इंटरवेंशन का वेट करते रहें। इधर नॉर्मल मोड का कैंग डोंगजोन मॉन्स्टर इन्फो और एक टीम ढूंढ रहा है जो उसे फर्स्ट फ्लोर क्लियर करने में हेल्प करे। अलोन प्लेयर्स बोर्ड पर सबसे ज्यादा स्पैम करते हैं क्योंकि ये सोशल इंटरैक्शन के सबसे करीब है जो वो कभी जा पाएंगे। एमसी तब स्मर्क करता है जब वो तयोन, उस सो कॉल्ड नंबर 1 प्लेयर की पोस्ट देखता है जो हेल्प मांग रही है, पर फिर उसे पिछली लाइफ का उसका स्टेटस विंडो याद आता है जिसमें उसके डर का मेंशन था। शायद अपनी पूरी स्ट्रेंथ के बावजूद वो कभी कावर्ड रहना बंद नहीं हुई। वो खुद एक पोस्ट छोड़ता है, कंफ्यूज्ड लोगों के लिए फर्स्ट फ्लोर ट्यूटोरियल के बारे में एक जेनरस एक्सप्लेनेशन। जैसा एक्सपेक्ट किया था, अलोन मोड के प्लेयर्स शॉक में है कि कोई रैंडम नेमलेस बेनिफैक्टर सर्वाइवल टिप्स दे रहा है। हमारे हीरो को डाउट है कि वो लोग उस पर तुरंत ट्रस्ट करेंगे, और अगर करते भी हैं तो लैबिरिंथ में सर्वाइव करना एक गाइड फॉलो करने जितना सिंपल नहीं है। उसकी पिछली लाइफ में 1000 प्लेयर्स में से सिर्फ टेओन ही जिंदा बाहर निकल पाई थी। वो अपना फोकस बदलता है और रैट मीट का एक चंक निकालता है। सिस्टम उसे एडिबल लेबल करता है और वो एक बाइट लेता है और तुरंत अपने लाइफ चॉइसेस पर रिग्रेट करता है। नौशिया की एक वेव उसे हिट करती है क्योंकि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसके रिजल्ट में उसके स्टैट्स 2 दिन के लिए कम हो जाएंगे और वो अल्टीमेटली मर जाएगा जब तक वो रिकवरी पोशन या पावर पोशंस ना पी ले। ज्यादातर प्लेयर्स एक अनफॉर्चुनेट मील के बाद सबक सीख लेते हैं। हमारा लड़का हाउएवर उन जैसा नहीं है। वो स्प्रिंग से पीता है और तुरंत पॉइजनिंग छटक देता है, फिर एक और बाइट लेता है। फॉर्चुनेटली इस बार कुछ नहीं होता। लैबिरिंथ में फूड स्कैर्स है और इमरजेंसी रैशंस भी उतने ही अनकॉमन है, इसलिए मॉन्स्टर्स को खाना इनेविटेबल है। वो अपनी लक फिर टेस्ट करता है, पर फिर से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके बाद स्प्रिंग वाटर पीने से तुरंत क्योर हो जाता है। इवेंचुअली सिस्टम हार मान लेता है और उसे डिजीज रेजिस्टेंस दे देता है, जो उसे परमानेंट तौर पर फूड से रिलेटेड बीमारियों से इम्यून कर देता है। अब वो सैटिस्फाइड है और अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ता है। वो स्प्रिंग में कदम रखता है, अपना चेहरा पानी में डंक करता है और सांस रोक लेता है। उसके लंग्स में पेन होता है, पर वो जिद से झेलता है। जब वो फाइनली हवा के लिए हाफते हुए ऊपर आता है तो सिस्टम उसे 2 नई स्किल्स देता है। अपनोया उसे 2 गुना ज्यादा देर तक सांस रोकने देता है और डेथलाइन उसे इम्पेंडिंग डूम का एक इंस्टिंक्चुअल सेंस देता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि डेथलाइन की प्रोफिशिएंसी ऑलरेडी 50% से ऊपर है। उसकी बाकी सब स्किल्स लेवल 1 से शुरू हुई थी, तो वो कंफ्यूज्ड है, खासकर इसीलिए क्योंकि टाइम रिवर्स होने से पहले भी उसका यही लेवल था। उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये टाइम और माइंड बेस्ड एबिलिटीज़ के बीच कोई मिस्टिकल कनेक्शन है या नहीं, और फ्रैंकली उसके पास इसकी परवाह करने का टाइम नहीं है। वो अपनी सोच समन करता है और आगे बढ़ता है। और भी स्किल्स एक्वायर करनी है और उसका अभी रुकने का कोई इंटेंशन नहीं है। जंगयोग कम्युनिटी बोर्ड पर हमारे लड़के की पोस्ट की हुई ट्यूटोरियल को फॉलो करने से डर रहा है, पर हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उसका लॉस है। लेकिन वो अकेला नहीं है, टीजॉन भी सेम फीलिंग शेयर करती है। ऑल्दो वो हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि एमसी ही सबसे आगे है। हमारा लड़का दूसरी तरफ अपनी नई एक्वायर्ड एपनिया स्किल को ट्रेन करने में बिजी है। स्किल्स के कॉम्बोज होते हैं और सही सिचुएशंस में स्पेसिफिक मूव्स एग्जीक्यूट करने से और भी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज अनलॉक हो सकती हैं। वो अटैक करते हुए सांस रोकने की प्रैक्टिस करता है और अपनी एपनिया स्टेट ड्यूरेशन को डबल कर लेता है, ऑल्दो तब जब वो स्टिल रहता है। रिलेंटलेस प्रैक्टिस के बाद वो फाइनली सांस लेने के लिए रुकता है और सिस्टम उसे एक स्पेशल एपनिया अटैक से रिवॉर्ड करता है। अपने आर्सेनल में 10 से ज़्यादा स्किल्स के साथ वो अब खुद को एक स्किल्ड प्लेयर मानता है। वो सैटिस्फाइड फील करता है और अपनी सोच चेक करता है।
जैसे उसने रैट्स की मूवमेंट्स को पकड़ने के लिए प्रेडिक्ट किया था, उसे रियलाइज होता है कि ह्यूमंस के पास भी प्रेडिक्टेबल रिदम्स होते हैं और एपनिया अटैक के साथ वो उन रिदम्स को अपनी मर्जी से मेसअप कर सकता है और लैब्रिंथ में रहने के लिए ये एक हैंडी ट्रिक बन सकती है। वो अपने स्टेटस विंडो पर एक क्विक ग्लांस लेता है और स्मग करता है क्योंकि उसकी डेक्सटेरिटी ऑलरेडी टायॉन की डेक्सटेरिटी से आगे निकल चुकी थी जब उसने फर्स्ट फ्लोर क्लियर किया था। फिर वो डिसाइड करता है कि अब उसकी मेन स्किल को क्राफ्ट करने का टाइम आ गया है और रेस्टिंग प्लेस से निकल जाता है। ये मेन स्किल्स बहुत बड़ी डील होती हैं क्योंकि हर एक या तो 10 बेसिक स्किल्स से ज़्यादा की वर्थ रखती है या गॉड टियर एबिलिटीज़ देती है, जैसे अटैक पावर को ऐड या मल्टीप्लाई करना, हिडन एलिमेंट्स रिवील करना, डैमेज इरेज करना या इवन टाइम स्टॉप करना। पर ऑब्वियसली सिस्टम उन्हें फ्री सैंपल्स की तरह देने वाला नहीं है। जैसे कंप्लीट स्काउट को ही ले लो, जो तभी अनलॉक होता है जब कोई इनसाइड स्किल को मल्टीपल टाइम्स इवॉल्व करे। हमारा लड़का सोचता है कि क्या इस फ्लोर पर कोई मेन स्किल लेने का तरीका है, प्रेफरेबली बिना अपनी सोल बेचे हुए। पर उससे पहले उसे एक और बड़े रैट से डील करना है। वो अपना शील्ड स्विंग करता है पर रैट उसका पाँव काट लेता है। क्रीचर को काफ़ी हाई फील हो रहा होगा, सोच रहा होगा कि हमारा हीरो हेल्पलेस है, जबकि रियलिटी में एमसी खुद को हिट होने दे रहा है। वो सिस्टम के पिटी मैकेनिक को ट्रिगर करने के लिए बस उतनी देर तक रुकता है, अपने शील्ड से काउंटर अटैक करता है और रैट को रिट्रीट करने के लिए फोर्स करता है। सिस्टम उसे उसकी डेथ लाइन और कोल्ड हार्टेडनेस प्रोफिशिएंसी में इंक्रीज से रिवॉर्ड करता है। रैट फिर से अटैक करता है और इस बार वो उसे ठीक से ब्लॉक करता है और एक नई डिफेंसिव एबिलिटी अनलॉक करता है। पर ये स्किल सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट के डैमेज से कम अटैक्स को इग्नोर करती है, तो ये वो स्किल नहीं है जो वो चाहता है। उसे जो सच में चाहिए वो है होल्ड ऑन स्किल, जिसमें एक एबिलिटी है जो एक फेटल अटैक को नलिफाई करती है और टेम्पररी इनविंसिबिलिटी देती है। पिछली लाइफ में वो अकेला था जो इसे मैनेज कर पाया था और जंगन और टेओन काफी इम्प्रेस थे। अब इसे कैसे करना है, तो लैब्रिंथ की अपनी रूल बुक थी जिसके अकॉर्डिंग स्किल्स या तो किसी और से बोरो की जा सकती थी या कुछ ऐसा करके ऑन की जा सकती थी जो किसी और ने करने की हिम्मत ना की हो, या बस कॉपी की जा सकती थी अगर कोई क्लेवर हो। एमसी रिकॉल करता है कि उसने सांस रोककर अपनिया कैसे सीखा और उस स्टेट में शॉर्ट स्विंग स्पैम करके अपने अटैक कैसे सीखा। सेम लॉजिक अप्लाई करते हुए वो रैट को खुद पर अटैक करते रहने देता है जबकि वो रिपीटेडली फेटल अटैक्स ब्लॉक करता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की इटर्निटी जैसा लगने के बाद सिस्टम फाइनली डिसाइड करता है कि उसने काफ़ी सफ़र कर लिया है और उसे होल्ड ऑन स्किल से रिवॉर्ड करता है। हमारा लड़का रिलीव्ड और सेटिस्फाइड हो जाता है। उसे याद आता है कि जंग और टेओन उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो जब उसने पहले अपने ट्रेनिंग मेथड समझाए थे। पर ये लैब्रिंथ था, या तो कुछ गेन करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क करो या वीक रहो और खा जाओ। वो रेस्टिंग रूम में लौटता है, थोड़ा स्प्रिंग वाटर गटकता है और अपने सिस्टम नोटिफिकेशंस चेक करता है। अनसरप्राइजिंगली और भी स्किल्स हैं। इस पॉइंट तक उसने लगभग 200 स्किल कलेक्ट कर ली हैं। जैसे ही वो स्क्रॉल कर रहा होता है, कोई अचानक अपीयर होता है। एमसी तुरंत टेंस हो जाता है। उसके सामने खड़ा आदमी कोई दूसरा प्लेयर नहीं बल्कि एक एनपीसी है, और अगर रूमर्स सच हैं तो अलोन मोड के एनपीसी स्ट्रेट अप इंसेन होते हैं। उसे धुंधला सा याद है कि टायॉन ने एक ओल्ड नाइट के बारे में कुछ मेंशन किया था, शायद एक होली टेम्पलार। इससे पहले कि वो कुछ यूजफुल याद कर पाता, वो आदमी अचानक उस पर रश करता है और एक पंच मारता है। सिस्टम अपडेट करता है कि ओल्ड नाइट आइनसार ने हमारे हीरो पर एक नॉन फेटल अटैक एक्टिवेट किया है और एमसी हालात के इस सडन बदलाव पर शॉक में बस वहां खड़ा रहता है। एमसी की डेथ लाइन स्किल किक इन करती है और उसे वार्न करती है कि वो खत्म होने वाला है। जैसे आइनसार का पंच उसकी तरफ स्पीड से आता है, वो डेस्परेट होकर अपना शील्ड ऊपर करता है पर उसे टूटने से मुश्किल से बचा पाता है। वो एक गहरी सांस लेता है, अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए फाइट करता है और जमीन पर स्मैश होने से बचने के लिए सब कुछ करता है। पर अचानक आउट ऑफ नोवेयर उसे माउंटेन पावर का एक अनएक्सपेक्टेड सर्ज फील होता है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ठीक इम्पेंडिंग पंच के टाइम। हालांकि जैसे ही वो अटैक डॉज करने के लिए शील्ड छोड़ता है, उसे एक स्पेशल स्किल मिलती है, डिफ्लेक्ट। फिर भी उनकी स्ट्रेंथ में इतने बड़े गैप के साथ इस पंच को डॉज करना एक डे ड्रीम है। जब वो लगता है तो वो उसे दीवार में क्रैश कर देता है जो टूट जाती है। पर आइनसार की सरप्राइज के लिए एमसी उतना बुरा हर्ट नहीं लगता जितना वो चाहता था। शुक्र है हमारे लड़के ने डैमेज को टाइम पर नलिफाई कर दिया। पर फिर भी वो खांसता है जब उसे वो ब्लो फील होता है और वो नोटिस करता है कि अलोन मोड कुछ नहीं बस एक मॉन्स्टर फेस्ट है। आइनसार दो थोड़ा शॉक्ड है, या कहूँ तो इम्प्रेस्ड। एक ब्लिंक में हमारे लड़के ने ना सिर्फ अपने शील्ड से उसका अटैक ब्लॉक किया, बल्कि टाइम पर उसे छोड़कर आइनसार के लिए एक्चुअली इससे और बुरा बना दिया।
लगता है हमारा हीरो वो इजी टारगेट नहीं था जो उसने सोचा था, पर आइंसार क्लियर करता है कि वो वैसे भी एमसी को मारने नहीं आया था। वो बस एक नॉन फेटल हिट के साथ चीजें फ्रेंडली रखने की कोशिश कर रहा था। इवन अगर वो पूरी तरह से ऑल इन भी गया होता तो उसकी नज़र में हमारा लड़का शायद अपने डिफेंसिव स्किल से उसे श्रग ऑफ कर देता। तो आइंसार उसे उठने में हेल्प करता है। हमारा लड़का जो अब खड़ा हो गया है सिचुएशन को समझता है। वो जानता था कि आइंसार एक सेल्फ अवेयर एनपीसी है, पर उसे स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में पता होना एक सरप्राइज है। यहाँ तक कि टेयॉन भी ये कभी नहीं समझ पाई थी। वो दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं, पर हमारा हीरो अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल है। उसे टेयॉन की आइंसार के साथ हुई रन इन याद है, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। उसने उसे अचानक अटैक किया था और वो बस उसे ऐसे देखती रह गई थी जैसे डियर इन हेडलाइट्स। आइंसार ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, उसे कावर्ड कहा और पीछे छोड़ दिया। उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। तो एमसी ऑब्वियसली यहाँ एक फ्रेंडली मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो अभी भी सोच रहा है कि आइंसार ने उसे पहली जगह पर अटैक ही क्यों किया, और क्या उसकी वीक लोगों को छेड़ने की कोई स्ट्रेंज हॉबी है। आइंसार हाउएवर इससे क्लियर करता है और एक्सप्लेन करता है कि एक होली टेम्पलार होने के नाते वो कभी वीक को अप्रेस नहीं करेगा। उसका अटैक बस एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि हमारा लड़का रिकग्निशन के वर्दी है या नहीं। अब हमारे हीरो को समझ आता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। यहाँ कोई एनिमीज नहीं, बस एक ऑडली अग्रेसिव एनपीसी है जिसे ड्रामेटिक फर्स्ट इंप्रेशंस देना पसंद है। फिर वो अनार से उस भगवान के बारे में पूछता है जिसे वो पूछता है। उसने लैबिरिंथ के देवताओं के बारे में सुना है जो प्लेयर्स को टेस्ट करते हैं और रिवॉर्ड्स देते हैं। हालांकि ज्यादातर प्लेयर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना बंदा टायन के रैंट्स की वजह से उनके बारे में एक दो बातें जानता है। आइनहार प्राउडली लैवेनॉफ के बारे में बात करता है, जो है गॉडेस ऑफ लव, वो जो लोगों को उनके प्यारों से जोड़ती है। उसकी आंखों में उससे बढ़िया और वंडरफुल कोई नहीं है। पर जब उसकी दुनिया तबाह हो गई तब से वो उसे ढूंढ रहा है, बिना किसी क्लू के कि वो कहाँ गई है। हालांकि अपना हीरो पहले से जानता है कि वो कहाँ है, और ये शायद हैप्पी एंडिंग ना हो। पिछली लाइफ में वो किसी और को नहीं बल्कि टायन को मिली थी, पर उसे चीर फाड़ कर अलग कर दिया गया था। उसे पता है कि ये कितना खौफनाक नज़ारा रहा होगा, और वो अंजार को सच बताने में हिचकिचाता है। पर इससे पहले कि वो अपना मन बना पाए, अंजार उत्सुक होता है कि क्या एमसी को लैबिरिंथ में और गहराई में जाने की जल्दी है। पर अपना बंदा रश में नहीं है, क्योंकि उसका गोल लैबिरिंथ नहीं है। वो यहाँ सीखने, जीतने और मजबूत बनने आया है। साथ ही रास्ते में सारी गुडीज भी जमा करता रहेगा। आइनहार, जिसे अभी भी हमारे हीरो पर अटैक करने का गिल्ट महसूस हो रहा है, माफी के तौर पर उसे लैवेनॉफ की एबिलिटीज सिखाने का ऑफर देता है। एमसी मान जाता है, जाहिर है ऐसा सुनहरा मौका कोई बर्बाद नहीं करेगा। पर बस कंफर्म करने के लिए वो पूछता है कि इसमें क्या कैच है। उसे हैरानी होती है कि अंजार ये सिर्फ पछतावे, रिपेंटेंस के लिए कर रहा है। अपना बंदा बोलता है कि ये पछतावा तो अटैक से पहले भी शुरू हो सकता था, पर एनार इसे टाल देता है। उसकी नज़र में अगर हमारा हीरो वर्दी नहीं होता तो वो उसके मुंह पर थूक कर चला गया होता। एनसार फिर उसे स्किल दिखाने का फैसला करता है और एमसी को अपनी शील्ड से उसे हिट करने का ऑर्डर देता है। लैबिरिंथ के अंदर वेपन सिर्फ टूल्स नहीं है, बल्कि वो पावर को अनलॉक करने की चाबियां हैं। तलवार का स्विंग, शील्ड के रेज या भाले का थ्रस्ट पहले बेसिक लगते हैं, पर एक फाइटर जितना ज्यादा इन्हें होन करता है उतनी ही ये स्किल शार्प होती जाती हैं। अकेले में ये सिर्फ बेसिक अटैक्स हैं, पर जब इन्हें जोड़ा जाता है तो ये कुछ बहुत खतरनाक बनाते हैं। यही है वेपन टेक्निक, मास्टर्ड स्किल्स का एक खतरनाक मिक्स जो एक अनस्टॉपेबल फोर्स में बदल जाता है। आइंसार, जो काफ़ी इमोशनल हो चुका है, इस गेम चेंजिंग टेक्निक को हमारे हीरो को सिखाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। पर एमसी इम्प्रेस्ड नहीं है। उसे ये सब काफ़ी मीनिंगलेस लगता है, जो ईमानदारी से कहें तो समझा जा सकता है। बेसिक वेपन स्किल्स को मिलाने से सिस्टम में एक छोटे से ग्लिच के सिवा और कुछ नहीं होता। जब आइंसार उससे इसके बारे में पूछता है तो वो जवाब देता है कि उसकी एक्स्ट्रा अटैक पावर सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ाती है और उसके बेसिक अटैक के साथ टोटल सिर्फ 4 हो जाता है। आइंसार फिर अपने बंदे को उस पर अटैक करने को कहता है। वो टारगेट लॉक एक्टिवेट करता है, किसी भी डैमेज को अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार। हमारा हीरो अपना शील्ड अनिंसार के सिर पर दे मारता है। जाहिर है अनिंसार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे इतना जोर से मारेगा। अब दर्द में अनार एमसी से पंच मारने को कहता है। वो फिर से सिर पर नहीं मारना चाहता। अपना बंदा अगली बार चेस्ट पर हिट करता है। हैरानी की बात है कि डैमेज बहुत कम होता है, और अब हमारे हीरो को समझ आता है कि अलग अलग वेपन्स का मतलब अलग अलग डैमेज है। अनार बताता है कि एडवेंचरर्स आमतौर पर एक ही वेपन पर टिके रहते हैं ताकि सिस्टम गड़बड़ाए नहीं। वो एक एग्जाम्पल देता है
एक गॉन्टलेट जिसकी 50 अटैक पावर है और एक सॉर्ड जिसकी सिर्फ 20 है, पर सॉर्ड से अटैक करने पर सिर्फ 20 डैमेज ही होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये किसी और तरह काम करता तो एडवेंचरर्स एक छोटी आर्मी जितने वेपन्स लेकर घूम रहे होते। एमसी सहमत है, पर अनार की राय अलग है। वो सोचता है कि कॉम्बैट का मतलब है जान को दांव पर लगाना और पूरी बॉडी उस लड़ाई का हिस्सा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वो चमकीली सॉर्ड या शील्ड। इसलिए सालों की रिसर्च के बाद आईएनआर ई-लॉक वेपन टेक्निक लेकर आया, जो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेपन इस्तेमाल हो रहा है, वेपन और गियर दोनों की अटैक पावर को मिला देता है और यूजर को एक चलता फिरता पावर हाउस बना देता है। और ये सिर्फ वेपन्स के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी बॉडी के लिए काम करता है। अपना बंदा आखिरकार समझ जाता है और रियलाइज करता है कि ये कितना यूजफुल हो सकता है, खासकर उन सभी बेकार पड़े पीसेस ऑफ गियर के लिए जिनकी किसी को परवाह नहीं थी। पहले वो बेसिक जंक थे, पर जैसे जैसे वो ज़्यादा लैबिरिंथ्स क्लियर करेगा और हाई ग्रेड इक्विपमेंट उठाना शुरू करेगा, ये टेक्निक उसके लिए एक मेन स्किल जितनी ही कीमती होगी। आइंस्टाइन फिर स्किल हमारे हीरो को ट्रांसफ़र कर देता है। एमसी को लगता है कि इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फ्लो हो रही है, जैसे उसके दिमाग में लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड हो रहा हो। पर चूंकि वो अभी भी रुकी है, हो सकता है उसे थोड़ी पावर लॉस महसूस हो जब तक कि वो इसे अच्छे से सीख नहीं जाता। आइंस्टाइन उसे एक फेडेड रिंग भी देता है, जिसे अपना बंदा पहले बिना सोचे समझे फेंक देता, पर अब ये खजाना है। आगे एंसार सुझाता है कि वे स्पार करे ताकि हमारा हीरो अपनी नई स्किल टेस्ट कर सके। एमसी मान जाता है और अपना भरोसेमंद टावर शील्ड समन करता है। लैबिरिंथ में हर मूव जरूरी है। यहाँ तक कि सबसे बेकार दिखने वाले रूम्स में भी कुछ छिपा होता है और उन्हें ध्यान से सर्च करने से इनसाइट स्किल्स बढ़ सकती हैं। अपने बंदे के लिए अपने शील्ड से अटैक्स ब्लॉक करना सिर्फ एक डिफेंसिव मूव नहीं है, बल्कि ये स्किल्स प्रोफिशिएंसी में बेहतर होने का मौका है। हर बार जब वो ब्लॉक करता है, उसकी स्किल बढ़ती है और ये साबित होता है कि मजबूत ओपोनेंट से लड़ना आखिरकार फायदेमंद हो सकता है। 2 दिन बाद थका हुआ पर गर्व महसूस करते हुए उसे एक नई स्किल मिली है, कंटिन्यूड कॉम्बैट। पिछली लाइफ में वो एक एस रैंक मॉन्स्टर के साथ इस बेतुकी एबिलिटी की वजह से दिनों तक लड़ पाया था। इसके ऊपर से ये स्किल सिर्फ दूसरे प्लेयर से लड़कर ही सीखी जा सकती है, इसलिए उसने इसे अकेले हासिल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। एंसार दूसरी तरफ इम्प्रेस्ड है और हमारे हीरो के इंस्टिंक्ट्स और स्किल्स की तारीफ करता है और वो इस प्रोग्रेस से खुश है। पर वो एक और बात जोड़ता है, एमसी ये ई-लॉक टेक्निक किसी को भी नहीं सिखा सकता। अगर कोई अनवर्दी हुआ और उसने उसे सिखा दिया तो एंसार उसे ढूंढकर ख़त्म कर देगा। बिछड़ने से पहले एंसार हमारे बंदे को कहता है कि अगर उसे लिविनॉफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे बताए। हमारा हीरो श्योर नहीं है कि इस खबर को कैसे ब्रेक करे। अगर एंसार किसी तरह गॉडेस तक पहुंच भी जाता है तो ज़्यादा चांस है कि वो अब तक एक लिविंग बीइंग से ज़्यादा एक मेमोरी बन चुकी होगी। और अगर किसी चमत्कार से वो अभी भी जिंदा है तो उसे हैरानी नहीं होगी अगर किसी ने उसे पहले ही ख़त्म कर दिया हो। वो इस ऑकवर्ड स्पॉट में फंस जाता है और अनश्योर है कि ट्रूथ बॉम्ब फोड़ दे या चुप रहे। पर फिर आखिरकार उससे फिसल जाता है कि वो गॉडेस की जगह वेयरअबाउट्स जानता है। आइनहार को यकीन है कि एमसी उसके साथ मजाक कर रहा है। आखिर वो लैबिरिंथ में एक एटर्निटी तक भटक चुका है, गॉडेस की लोकेशन की एक फुसफुसाहट भी नहीं मिली। और फिर यहाँ अपना बंदा है जिसने अभी अभी स्टार्टिंग लाइन पार की है और क्लेम कर रहा है कि वो एकदम सही जानता है कि वो कहाँ है। हालांकि हमारे हीरो ने इस रिएक्शन की उम्मीद पहले ही कर ली थी और उसके पास समझाने का प्लान है। उसे आइनार का भरोसा चाहिए। उसकी दुनिया में ऐसी आइटम्स हैं जो लैबिरिंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो आइनार को पूरी तरह बकवास लगता है। एक लैबिरिंथ जिसका कोई मैप नहीं है, अचानक स्पेशल बीइंग्स के लिए एक मैप आ जाता है। ये सब उससे बेतुका लगता है, पर एमसी साफ करता है कि भले ही जनरल मैप्स नहीं है, लेकिन यूनिक एंटिटीज के लिए हैं, जैसे एक जादुई बांसुरी जो देवताओं को बुलाती है। उसके परिवार ने ऐसी आइटम्स पर स्टडी की है। इसी तरह उसे देवताओं की लोकेशंस पता थीं लैबिरिंथ के अंदर कदम रखने से पहले ही। टियोन के साथ एक बातचीत याद करते हुए उसे याद आता है कि उसने 89th फ्लोर से मिले कुछ आइटम्स दिखाए थे। उस वक्त उसने इसे पूरी तरह बेकार मानकर नज़रअंदाज कर दिया था, पर अब वो उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल लवीन नॉफ की लोकेशन बताने के लिए करता है, जो 78 फ्लोर पर लाइब्रेरी के 24वें सीक्रेट रूम में छिपी है। आनंद ने वो जगह कभी चेक नहीं की थी और इमोशन से भरकर वो एमसी को धन्यवाद या ग्रैटिट्यूड के एक ओवर एक्टिंग डिस्प्ले में पकड़ लेता है। वो वहां जाने से पहले प्रिपेयर करने का वादा करता है, क्योंकि वो पक्का करना चाहता है कि गॉडेस सच में वहां है या अपना बंदा सिर्फ उसके मजे ले रहा है। पर उससे पहले वो हमारे हीरो का एहसान चुकाना चाहता है, इसलिए वो उसे एक कॉपर रिंग पकड़ा देता है। एमसी उसे पहन लेता है और अनार को जाते हुए देखता है, जो गॉडेस के बारे में चिल्लाता जा रहा है। जैसे ही वो गायब होता है, एमसी सोचता है
कि क्या अंजार उसे ढूंढ पाएगा, और अगर ढूंढा तो क्या वो जिंदा भी होगी। आइदर वे, एक बात पक्की है कि वो अनार से जल्दी नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही अपना बंदा आगे बढ़ता है। अब जब उसकी डेक्सटेरिटी बढ़ गई है तो बड़े चूहों को पकड़ना आसान हो गया है। उसे रियलाइज होता है कि यहाँ चिपके रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इस फ्लोर से आगे निकल चुका है। अगर उसे और मजबूत बनना है तो उसे ऊपर जाना होगा। पर दूसरे फ्लोर पर जाने से पहले एक चीज है जिसे उसे निपटाना है। लैबिरिंथ में कई सीक्रेट रूम्स छिपे होते हैं, हर फ्लोर पर कम से कम एक। ये रूम्स कीमती रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे मैजिक स्टाफ्स, लेविटेशन रिंग्स, परमानेंट स्टार्ट बूस्टिंग पोशंस और दूसरी चीजें। इजी मोड में इन रूम्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा था, इसलिए वो अक्सर इन्हें छोड़ देता था। ये स्किल से ज्यादा किस्मत की बात थी, और सच कहूं तो उसके पास जुआ खेलने से ज्यादा जरूरी काम थे। पर अब हर एक रूम उसी का है। उसे बस ये कंफर्म करना है कि क्या उनका लेआउट अभी भी वैसा ही है। हालांकि लैबिरिंथ मोड के हिसाब से बदलते हैं, पर उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है। इसका मतलब है कि सीक्रेट रूम को वहीं होना चाहिए जहां वो हमेशा से थे। यही सोचकर वो एक रूम में घुसता है। जगह हैरान करने वाली छोटी है, जहां सिर्फ एक दरवाजा और सादी दीवारें हैं। ज्यादातर प्लेयर्स इस जगह को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई काम नहीं है। हमारा हीरो दीवारों को इंस्पेक्ट करना शुरू करता है। हर ईंट एक जैसी दिखती है, इसीलिए वो उन्हें यूं ही थपथपाता है। फिर वो उन्हें एक एक करके हटाता है और बदलावों को देखता है। अपने पिछले स्ट्रगल की तुलना में, जैसे हफ्ते भर एक कमरे में मुश्किल से जिंदा रहना, ये काफ़ी एक्साइटिंग है। जैसे जैसे वो काम करता है, उसकी इनसाइट प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाती है। आखिरकार वो छिपे हुए रूम को खोल देता है और एडवेंचरर का टाइटल और उसकी इंटेलिजेंस में एक बढ़िया बूस्ट पाता है। अंदर उसे एक ट्रेजर बॉक्स दिखता है, पर वो जानता है कि किसी नासमझ रोगी की तरह जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लैबिरिंथ मुफ्त में कुछ नहीं देता। वो आसपास को स्कैन करता है और एक बड़े चूहे को उठाकर कमरे के अंदर फेंक देता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, एक तीर उड़कर आता है और उसे तुरंत भेद देता है। अब तैयार होकर वो आगे बढ़ता है। एक और तीर उसकी तरफ आता है, लेकिन इस बार वो उसे हवा में ही पकड़ लेता है। किसी भी दूसरे पहले फ्लोर के प्लेयर के लिए ये मौत की सजा होती, पर उसके लिए ये बस मुफ्त के तीर और लैबिरिंथ में एक और दिन है। अपना बंदा हवा में तीरों को झपटता है, पर यह और मुश्किल होता जा रहा है। एक ही डाउनसाइड है कि इन तीरों पर जहर और पैरालिसिस एजेंट्स लगे हुए हैं। उनमें से काफी जमा करने के बाद वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो आगे छलांग लगाता है। वो बस अपने टावर शील्ड से ब्लॉक करते हुए भाग सकता था, जैसे एक समझदार इंसान करता है, पर यह एक लैबिरिंथ है और यहाँ परफेक्शन जरूरी है। इसलिए वो पूरा मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। उड़ते हुए तीरों को अपनी किक से तोड़ता है और पत्थर की टाइल्स पर कूदते हुए उन्हें अपनी पकड़ में कुचल देता है। फिर आती है 9वीं ईंट। 9 तीर चारों दिशाओं से उसकी तरफ शूट होते हैं। वो एपनिया एक्टिवेट करता है और अपनी विजन को तेज करता है। उन सभी को चकमा देना मुश्किल है, इसीलिए वो अपनी सेंसेस को और बढ़ाता है और एक नई स्किल सेंस ऑगमेंटेशन को अनलॉक करता है। वो कुछ तीरों को तोड़ता है, बाकियों को डिफ्लेक्ट करता है और फिर भी कुछ नए कट लग जाते हैं। फिर आखिरी जाल एक्टिवेट होता है। सामान्य पैटर्न के हिसाब से 10 तीर होने चाहिए, पर नहीं, क्योंकि जिंदगी अनफेयर है। इसकी बजाय 15 तीर उसकी तरफ उड़ से आते हैं। उसे मुश्किल से रजिस्टर करने का टाइम मिलता है कि ये कितना अनफेयर है, इससे पहले कि उसे रियलाइज हो जाए कि उन सभी को ब्लॉक करने का कोई रास्ता नहीं है। पर इतने सारे एक साथ आ रहे हैं तो वो अंदाजा लगाता है कि उनमें से कुछ के पार्ट्स आपस में टकरा रहे होंगे। वो प्रोजेक्टाइल्स के तूफान से होकर निकलता है, पर कुछ फिर भी अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। तीर उसके शरीर में चुभते हैं और जख्म से खून बहता है। दर्द की लहर दौड़ जाती है, ऐसा दर्द जो इंसान को अपनी लाइफ चॉइसेस पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दे। पर उस दर्द के पल में वो एक नई स्किल पेन रिडक्शन को अनलॉक करता है। तेज असहनीय दर्द अब थोड़ा कम असहनीय महसूस होता है। अगर उसने इससे भी बुरा न सहा होता तो उसे पूरा यकीन है कि वो ब्लैकआउट हो गया होता। वो और हिट्स जानबूझकर ले सकता था ताकि और भी स्किल्स अनलॉक हों, पर वो इसे सेल्फ टॉर्चर सेशन में नहीं बदलना चाहता। वो ट्रेजर चेस्ट को खोलता है। अंदर एक फ्लेम स्टाफ है, शुरुआती विज़र्ड का गो टू वेपन, जो फायरबॉल्स कास्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। शुरुआती मैजिक आइटम्स में इसकी कुछ तो वैल्यू है। इसे पता है कि टायन ने मुश्किल से कोई सीक्रेट रूम क्लियर किया होगा, इसलिए उसे अच्छे आइटम और बस एक फैंसी पत्थर में फर्क नहीं पता होगा। अगर अलोन मोड में ये स्टैंडर्ड रिवॉर्ड है तो चलो दुनिया में थोड़ी तो जस्टिस है।
वो सीक्रेट रूम से बाहर आता है और सामने चूहों का एक बड़ा झुंड होता है। बस एक हाथ से वो उन्हें काट डालता है। स्टार्ट्स में ये फर्क ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंग है। सिस्टम उसे एक और स्किल से रिवॉर्ड करता है जिसका नाम है अनफॉल्टरिंग रिजॉल्व। रेस्टिंग एरिया में वो स्प्रिंग से पानी पीता है और तुरंत ऐसे फ्रेश हो जाता है जैसे उसने जिंदगी की सबसे अच्छी नींद ली हो। अब सिर क्लियर है तो वो अपनी नई एबिलिटीज को रिव्यू करता है। पेन रिडक्शन और सेंस ऑगमेंटेशन अच्छे हैं, लेकिन उन्हें बेटर होने में टाइम लगेगा। अनफॉल्टरिंग रिजॉल्व तो और भी कमाल है, क्योंकि ये उसे टेम्परेरीली चोटों को इग्नोर करने देता है। मेहनत वसूल हुई, पर फ्लेम स्टाफ असली प्राइज है। अब सेकंड फ्लोर का टाइम है। भूल भुलैया का स्ट्रक्चर सिंपल है। एक बॉस अगली लेवल की सीढ़ियों को गार्ड करता है, उसे हराओ और आगे बढ़ो। हमारे हीरो को उम्मीद है कि बैटल उतनी ही आसान होगी जितना लेआउट बता रहा है, लेकिन सच कहें ये अलोन मोड है और यहाँ कुछ भी कभी इतना आसान नहीं होता। वो गेट को धक्का देकर खोलता है। अंधेरे में एक बहुत बड़ा फिगर खड़ा है। वो जायंट रैट, इस फ्लोर का बॉस। इजी मोड में ये चीज़ 10वें कोर का नाइटमेयर थी। एमसी को याद है कि इसके पंजों से कितने प्लेयर्स मारे गए थे, पर इस पॉइंट पर उसे हैरानी भी नहीं होती। ये जायंट रैट कोई रैंडम मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट फ्लोर प्लेयर्स के लिए एक नाइटमेयर है, और टायन ये जानती थी। इसीलिए उसने सिस्टम को चीट करने का रास्ता निकाला और भूल भुलैया के उस रूल का फायदा उठाया कि बॉसेस अपने रूम से बाहर नहीं जा सकते। उसने उस चेम्बर को गैसोलीन से भरा और आग लगा दी। ये सच में एक परफेक्टली रीजनेबल अप्रोच था, खासकर तब जब पहले फ्लोर पे ट्राई करने वालों में वो अकेली सर्वाइवर थी। उसका तरीका शायद विनिंग स्ट्रैटेजी के सबसे करीब था। लेकिन हमारा हीरो जानता है कि भूल भुलैया को इस तरह की लड़ाई नहीं चाहिए। उसे चाहिए दर्द, स्ट्रगल और स्किल का एक थका देने वाला प्रदर्शन। और वो यहाँ स्ट्रांग बनने आया है। वो अपना स्टाफ बुलाता है और जायंट रैट पर फायरबॉल स्पेल छोड़ता है। आग लगती है, क्रीचर जलता है और माइनर डैमेज ओवर टाइम होता है, पर उसे और चाहिए। इसीलिए वो पॉइजन एरोज दागता है। फिर भी बीस्ट कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। हालांकि इससे हमारा लड़का रुकता नहीं है, क्योंकि उसने इस एग्जैक्ट नौटंकी के लिए प्लान बना रखा है। वो टैक्टिक्स बदलता है और पैरालिसिस एरो चलाता है। इस बार रैट वहीं जम जाता है और तब तक नहीं हिलता जब तक उसे मारा ना जाए या 10 सेकंड ना गुजर जाए। एमसी मौके का फायदा उठाता है और बार बार पैरालिसिस शॉट्स मार के उसे दबाए रखता है और एक एब्सोल्यूट मेनिस की तरह स्टेटस इफेक्ट्स की लेयर्स डालता जाता है। वो बस उसे ओवरपावर नहीं कर रहा, बल्कि वो उसे पीस बाय पीस डिसमेंटल कर रहा है। एक बार इनकैपेसिटेटेड होने पर रैट और भी वल्नरेबल हो जाता है और ज्यादा डैमेज लेता है। पर हमारा हीरो जानता है कि इस स्ट्रैटेजी की एक लिमिट है। जब रैट की हेल्थ 20% से नीचे जाती है तो ये बरसका मोड में चला जाता है। हमारे लड़के को पिछली लाइफ का ये नाइटमेयर याद है और वो अच्छे से जानता है कि पैरालाइसिस एरोज अब इस पर काम नहीं करेंगे। तो अब ये एक डायरेक्ट फाइट है। वो अपना टावर शील्ड उठाता है और इम्पैक्ट के लिए तैयार होता है। डिफेंस होने पर भी उसे डैमेज होता है, लेकिन उसने अपना अगला मूव पहले ही तैयार कर लिया है। उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, पर डेक्सटेरिटी ही उसका टिकट है। वो इसका फायदा उठाता है और लगातार होने वाले काउंटर अटैक सहते हुए रैट के पैरों पर अपनी शील्ड से स्ट्राइक करता है ताकि वो बैलेंस खो दे। उसकी स्टैमिना कम हो रही है और वो जानता है कि वो इसे ज्यादा देर तक नहीं खींच पाएगा। वो अपनी स्वॉर्ड बुलाता है, एपनिया अटैक एक्टिवेट करता है और तेजी से प्रिसाइज स्ट्राइक से रैट पर हमला करता है। बेशक बीस्ट पलटवार करता है, क्योंकि एमसी को चोट लगे बिना ये कैसी फाइट होगी। लेकिन हमारा हीरो जानता है कि वो और हिट्स नहीं ले सकता, इसलिए वो अपने लगातार अटैक जारी रखते हुए रैट के ही अटैक्स वापस उसी पर भेज देता है, वार पर वार। वो जोर डालता रहा जब तक कि आखिरकार जायंट रैट गिर नहीं गया और उसे फाइनली जीत मिल गई। बैटल खत्म होने के बाद वो अपने रिवॉर्ड्स चेक करता है। उसकी डेक्सटेरिटी और माना बढ़ गई है और वो लेवल अप हो जाता है। साथ ही उसके जख्म भी हील हो जाते हैं। रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक रैंडम स्टैट बूस्ट पोशन मिलता है और सरप्राइज बोनस में एक डेजिग्नेटेड स्टैट बूस्ट पोशन। वो दोनों पी जाता है और महसूस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। फिर उसे अपनी नई स्किल काउंटर याद आती है और उसे एहसास होता है कि अब वो दुश्मन के अटैक्स को और भी ज्यादा फोर्स के साथ रिफ्लेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले वो कम्युनिटी बोर्ड खोलकर उस ट्यूटोरियल को चेक करता है जो उसने फर्स्ट फ्लोर के बारे में पोस्ट किया था। उसने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, पर क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है। कम्युनिटी बोर्ड पर प्लेयर्स स्प्रिंग ऑफ लाइफ को लेकर एक्साइटमेंट से बात कर रहे हैं और टिप्स और एडवाइस शेयर कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट हार्ट वार्मिंग है, जब तक हमारे लड़के को पिछली लाइफ याद नहीं आती, जहां बोर्ड केवल हताश मैसेजेस का कब्रिस्तान था और आखिरकार वो भी शांत हो गया था।
खैर सिवाय एक के, ट्यून। उस खामोशी के बंजर में वो अकेली आवाज थी। और अब पहले की तरह उसका नाम फिर से पॉपअप होता है। इस बार वो उसके बारे में पूछ रही है। हमारा लड़का इस बीच लॉस्ट किंग से खरीदे फाइटर ग्लव्स को टाइट करने में बिजी है और नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। हालांकि बूढ़ा किंग सिर्फ रैट मीट से संतुष्ट नहीं है, उसे हाइड और दांत भी चाहिए। लेकिन हमारे हीरो का उन्हें सौंपने का कोई प्लान नहीं है। किंग को हिंट मिल जाता है और वो समझ जाता है कि ये किसी को ढूंढ रहा है, और इस बार वो सच में सही है। एमसी हैफ्रॉन को ढूंढ रहा है, जो भूल भुलैया था ब्लैकस्मिथ है। टायन के अनुसार वो उसके बिना निचले फ्लोर तक कभी नहीं पहुंच पाती। बस यही बात उसे ट्रैक करने लायक बनाती है। शॉप से निकलने के बाद वो अब भूल भुलैया के एंट्रेंस के पास है, एक रिलेटिवली सेफ जोन जो ऐसे क्रीचर से भरा है जो मुश्किल से लड़ पाते हैं। लेकिन जल्द ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां असली गेम शुरू होता है। इस फ्लोर को क्लियर करने पर उसे बिगिनर माना बूस्ट पोशन से रिवॉर्ड किया जाएगा। एक सीक्रेट रिवॉर्ड भी है जो बेशक एक मिस्ट्री है। वो उस पोशन को लेने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन इससे पहले कि वो प्रोसीड कर पाए, सिस्टम उसे अनरीड नोटिफिकेशन से भर देता है। परेशान लेकिन क्यूरियस होकर वो कम्युनिटी बोर्ड खोलता है। जुन्युक, ट्यून और सुहन उसे डेस्परेट फैंस की तरह मैसेजेस से स्पैम कर रहे हैं। इससे पहले कि वो तय कर पाए कि पहले किसे रिप्लाई करना है, एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि जुन्युक उससे प्राइवेटली बात करना चाहता है। हमारा हीरो एक्सेप्ट करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि जुन्युक बस उससे मिलना चाहता था। जुन्युक काफ़ी इमोशनल है क्योंकि हमारे लड़के की पोस्ट उम्मीद की किरण रही है। जब वो पहली बार भूल भुलैया में घुसा था तो वो अकेले, भूखा और अपना होश खोने के कगार पर था। हताशा में उसने टूटे हुए आदमी से खाने की भी भीख मांगी थी। हालात इतने बुरे हो गए थे। और फिर जब उसे लगा कि वो बुरी तरह से मर जाएगा, तब एमसी ने फर्स्ट फ्लोर का ट्यूटोरियल पोस्ट किया। टायन पहली थी जिसे कामयाबी मिली, और उसे जिंदा बाहर निकलते देखना बाकी लोगों को उम्मीद दे गया। उनकी बातचीत से हमारे लड़के को पता चलता है कि अब तक सिर्फ जुन्युक और टायन ही बड़े चूहों का शिकार कर पाए हैं। वो टायन से पहले मिल चुका है, लेकिन जुन्युक से नहीं। पिछली लाइफ की अपनी मेमोरीज के बेसिस पर जुन्युक शायद किसी बेवकूफ़ी भरी हरकत में मारा गया होगा, लेकिन अब उसकी पोस्ट की वजह से वो बच गया है और टायन की लेवल तक पहुंच गया है। ये उसे एक इर्रेगुलर बनाता है, एक सर्वाइवर जिसे सारे लॉजिक के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। चूंकि जुन्युक और बाकी लोग सच में जिंदा रहने में कामयाब हो रहे हैं, हमारा लड़का उसे एक और लाइफलाइन देने का फैसला करता है। वो उसे एंजार के बारे में वॉर्न करता है और उसे संभालने के लिए कुछ टिप्स देता है। अगर वे सही खेलते हैं तो एंजार उन्हें किसी यूजफुल चीज से रिवॉर्ड करेगा। वो जुन्युक से ये एडवाइस टायन तक पहुंचाने के लिए भी कहता है। जुन्युक, जो कंफ्यूज्ड है, पूछता है कि एमसी उनकी मदद क्यों कर रहा है जबकि टेक्निकली वे राइवल्स हैं। हमारा हीरो उसके माथे पर हिट करता है और उसे याद दिलाता है कि वे सभी की प्लैनेट से हैं जो बर्बादी की एक्सप्रेस लेन पर है। वो दयालुता, काइंडनेस की वजह से मदद नहीं कर रहा है, बल्कि वो बस ये पक्का कर रहा है कि वे बिना दिमाग के इडियट्स की तरह मर ना जाएं। फिर वो टॉपिक बदलता है और कम्युनिटी बोर्ड के हाल के बारे में पूछता है। जुन्युक उसे इन्फॉर्म करता है कि कुछ प्लेयर्स ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। हमारा लड़का देख सकता है कि इग्नोरेंस का उदय शुरू हो चुका है। इसके साथ ही वे अपनी बात खत्म करते हैं और वापस लौटते हैं। अब तक सब कुछ बस ट्यूटोरियल था, लेकिन अब सेकंड फ्लोर पर असली भूल भुलैया शुरू होती है। एमसी दरवाजे को ऐसे किक मारकर खोलता है जैसे वो जगह उसी की हो। अंदर बोज, शील्ड्स और स्वॉर्ड से लैस गॉब्लिन्स इंतजार कर रहे हैं। वो अपना बो उठाता है और उन्हें ये दिखाने के लिए तैयार है कि उन्हें इंसानों से क्यों डरना चाहिए। गॉब्लिन्स अकेले तो मुश्किल से ही कोई थ्रेट होते हैं, लेकिन जब वे ग्रुप बनाते हैं तो उनकी सामूहिक बेवकूफ़ी उन्हें किसी तरह एक प्रॉब्लम में बदल देती है। हमारा हीरो एक एरो चलाता है, बो वाले गॉब्लिन पर स्ट्राइक करता है और उसे पैरालाइज्ड कर देता है। इस बीच स्वॉर्ड और शील्ड से लैस दूसरे गॉब्लिन्स तय करते हैं कि ये उनका शाइन करने का मोमेंट है, लेकिन हमारा लड़का उसे अपनी शील्ड से स्मैश करता है, फिर अपनी स्वॉर्ड बुलाता है और उसे आर पार कर देता है। इससे पहले कि वो सांस ले पाए, दो और गॉब्लिन्स उस पर कूद पड़ते हैं, जिनमें से एक के पास एक बड़ी स्वॉर्ड है। एमसी उस स्वॉर्ड को देखता है, अपना स्टाफ बुलाता है और पूरे एरिया को ब्लास्ट कर देता है। डस्ट हटने के बाद वो बड़ी स्वॉर्ड उठाता है। ये अभी भी रस्टी है, लेकिन उसके पास वाली स्वॉर्ड से थोड़ी कम खराब है। वो एक वुडन शील्ड भी उठाता है। अपने अपग्रेडेड गियर के साथ वो आगे बढ़ता है। अगले कमरे में राकारातास का एक ऑल्टर है। सिस्टम उसे इस डिस्कवरी के लिए माना और इंटेलिजेंस में हल्के बूस्ट से रिवॉर्ड करता है। उसे याद आता है कि भूल भुलैया के गॉड्स अलग अलग पर्सनालिटी के होते हैं। कुछ फ्रेंडली हैं, कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ प्लेयर्स को खिलौनों की तरह ट्रीट करते हैं। राकारातास कॉन्फ्लिक्ट और डेथ का गॉड है,
जिसका आसान मतलब है कि उसे लोगों को दर्द में देखना अच्छा लगता है। ऑल्टर के सामने खड़े होकर हमारा लड़का एक भारी अशुभ पावर महसूस करता है जो उसने अब तक जितनी भी पावर देखी है उससे स्ट्रांग है। अचानक टायन का भाग जाने का फैसला परफेक्ट सेंस बनाता है। शायद यही एकमात्र समझदारी भरी चीज़ है जो उसने की है। फिर सिस्टम एक अलर्ट देता है कि राकारातस उसे टेस्ट करना चाहता है। टेस्ट पास करो और रिवॉर्ड पाओ, जो सुनने में काफ़ी सिंपल लगता है। हमारा हीरो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वैसे भी उसके पास करने को कुछ और बेहतर नहीं है। उसकी ये जल्दबाजी राकारातस को मज़ेदार लगती है। ऑलमोस्ट तुरंत ही राकारातस का सर्वेंट फेक पूरी तरह से आर्मर्ड होकर बाहर आता है, जिसका कोई विजिबल वीक स्पॉट नहीं है। फेक बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और एक ओवर कॉम्पेंसेटिंग वॉरियर के ईगो जितनी बड़ी स्वॉर्ड लेकर हमारे लड़के पर चार्ज करता है। इस इम्पैक्ट से एमसी की शील्ड क्रैक हो जाती है। अगर ब्लॉकिंग करने पर ऐसा होता है तो वो इसे फेंक देने का भी फैसला करता है। वो गियर्स बदलता है और अपनी दोनों स्वॉर्ड्स बाहर निकालता है, उसकी भरोसेमंद रस्टी वाली और थोड़ी बेटर रस्टी वाली, और फेक पर लंजेस करता है। उनके हथियार टकराते हैं और हमारे हीरो की ग्रिप उस जबरदस्त फोर्स से कांप उठती है। दूसरी तरफ फेक जरा भी फ्लिंच नहीं करता। हमारा लड़का समझ जाता है कि ब्रूट फोर्स से काम नहीं बनेगा, तो ये प्लान बी का टाइम है। वो पीछे हटता है, फेक को ल्योर करता है और सही मोमेंट पर वो घूमकर स्ट्राइक करता है। इस बार वो हिट लैंड करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड आर्मर में फंस जाती है। आइडियल नहीं है, पर उसके पास एलैक वेपन टेक्निक है जो उसे करीब रहने और अपोनेंट के अटैक्स को बिगाड़ने देती है। इसने पहले भी काम किया था और अब भी काम कर रही है। कई वेल प्लेस्ड हिट्स के बाद राकारातस कंफ्यूज लगता है। एमसी एक कदम पीछे हटता है और श्योर है कि गॉड एक ब्रूटल ऑल आउट फाइट की उम्मीद कर रहा था। राइट ऑन क्यू राकारातस चीज़ों को स्पाइस अप करने का फैसला करता है। वो अपनी अथॉरिटी एक्टिवेट करता है और पेनल्टी के तौर पर उसका इंटरफेरेंस जोन सिकुड़ जाता है। फेक, जो अब ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है, फाइट को रीअसेस करता है। दूसरी तरफ हमारा लड़का समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। सर्वेंट अपनी स्वॉर्ड को अपने आर्मर पर घुमाता है और ब्लेड से एनर्जी निकलती है। फिर वो उस वेपन को सीधा एमसी की तरफ फेंकता है। फेक का लेबल चला गया है और एटमॉस्फेयर भी बदल गया है। हमारा लड़का समझता है कि उसकी पिछली स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि अब ये अपोनेंट माइंडलेस नहीं रहा। सर्वेंट लंजेस करता है और हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड से बड़ी मुश्किल से अटैक को ब्लॉक कर पाता है, लेकिन डिफेंस होने पर भी उसे डैमेज होता है। सर्वेंट के मूवमेंट्स पहले जैसे बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि वे तेज, प्रिसाइज और कैलकुलेटेड है। एक ही फ्लॉलेस स्ट्राइक से वो एमसी को दीवार से जा टकराता है, क्योंकि अब वो अपनी स्वॉर्ड एक पुराने नाइट की तरह चला रहा है। हमारा हीरो खुद को मुश्किल से सीधा रख पाता है। उसके हाथों में हथियार हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे उन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। इस लेबिरिंथ के अंदर हर एक्शन मेजर होता है, और जब कोई टेक्निक एक लिमिट को क्रॉस करती है तो वो स्किल बन जाती है। अगर ये स्वॉर्ड्समैनशिप इतनी हाई लेवल की है तो एमसी से सीख लेगा। उसकी आंखों में पैशन जल रहा है। वो इसे मास्टर करने का रिजॉल्व करता है। वो मानता है कि सर्वेंट स्वॉर्ड्समैनशिप में बेटर है, पर वो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन नहीं है, वो एक प्लेयर है। उसे सिर्फ ब्लेड घुमाना नहीं आता। वो एक फायरबॉल समन करता है और सर्वेंट पर लॉन्च कर देता है, लेकिन सर्वेंट एक फास्ट स्लैश से आग को काट देता है। जैसे ही अंगारे काम होते हैं, एमसी गायब हो चुका होता है। सर्वेंट को रिएक्ट करने का मुश्किल से टाइम मिलता है, इससे पहले कि हमारा हीरो पीछे से स्ट्राइक करे और एक सॉलिड हिट लैंड करे। सर्वेंट तेजी से घूमता है और अपना ब्लेड चलाता है। हमारा लड़का अपना डिफ्लेक्ट स्किल एक्टिवेट करता है, पर इम्पैक्ट से फिर भी उसे चोट लगती है। वो अपनी ऐसे काउंटर करता है और पलटकर डैमेज मिलने के बावजूद अपना अटैक जारी रखता है। उसका ये नॉन स्टॉप अटैक काम करता है और सिस्टम उसे कॉन्सिक्यूटिव अटैक स्किल से रिवॉर्ड करता है, पर वो मैसेज इग्नोर कर देता है। उसका माना कम हो रहा है। अब वो इस लड़ाई को और लंबा नहीं खींच सकता। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ समन करता है, सर्वेंट की तरफ छलांग लगाता है और सर्वेंट भी उसे कॉपी करता है। जैसे ही वो स्ट्राइक की तैयारी करता है, दर्द की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सर्वेंट की तलवार उसकी छाती में घुस जाती है। इस बार डैमेज बहुत ज़्यादा है, पर वो हार मानने से मना कर देता है। वो अपना होल्ड ऑन स्किल एक्टिवेट करता है और इस फेटल ब्लो को नलीफाई कर देता है। अपनी पूरी विल पावर से वो अपनी दोनों तलवारें सर्वेंट की आर्म्ड गर्दन से पार कर देता है। वो और जोर लगाता जाता है जब तक कि फाइनली सर्वेंट का सिर उसके शरीर से अलग नहीं हो जाता। वो सांस लेता है और देखता है कि आर्मर के नीचे सर्वेंट का चेहरा रिवील होता है। दुश्मनी के बजाय वो उसकी बहादुरी के लिए उसे एक रेयर कॉम्प्लीमेंट देता है। फिर जैसे ही सिस्टम सर्वेंट की डिफीट कंफर्म करता है, उसे एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी मिलती है।
उसके स्टैट्स इंप्रूव होते हैं, उसकी कंडीशन पूरी तरह रिस्टोर हो जाती है और उसकी सोल अटैक एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि उसने अकेले ये जीत हासिल की थी। वो अपना स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है कि उसका हेल्थ और माना बढ़ गया है, पर निराशा की बात यह है कि कोई ड्रॉप आइटम नहीं है। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। रकाराटस इस बैटल से सैटिस्फाइड है और उसे रिवॉर्ड देने का फैसला करता है। एमसी के सामने एक लाल धब्बे वाली ब्लेड अपीयर होती है जो कि रॉकी सेरेमोनियल स्वॉर्म है, जिसका रंग पुराने सैक्रिफाइस के ब्लड से गहरा हो गया है। उसे मुश्किल से यकीन होता है क्योंकि सेकंड फ्लोर पर इस कैलिबर का वेपन मिलना यार बिल्कुल अनसुना है। फाइनली किस्मत का एक रेयर स्ट्रोक। लेकिन रिवॉर्ड यही नहीं रुकते, उसे प्रूफ ऑफ कन्फ्लिक्ट स्किल भी मिलता है जो एक पावरफुल एबिलिटी है जो उसे उतना ही स्ट्रांग बनाती है जितने ज्यादा एनिमीज को वो हराता है। जैसे ही वो ये सब प्रोसेस कर रहा होता है, जमीन कांपने लगती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है और बताती है कि रॉकियास ने अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दिया है। हमारे लड़के को कोई आइडिया नहीं है कि अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ना ही कोई हैंडबुक है जो इसे समझाए। वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि रॉकियाटिस को एक ऐसी पेनाल्टी मिली है जिसने उसके इन्फ्लुएंस को लिमिट कर दिया है। यार लगता है गॉड्स को भी इरिटेटिंग रूल्स से डील करना पड़ता है। और फिर भी रॉकियाटिस सिर्फ उसे अपना अपोस्टल बनाने के लिए रिस्क लेने को तैयार है। ये ऑफर अच्छा है सिवाय इस प्रॉब्लम के कि रकाराटिस आखिर एक गॉड है। एमसी अपनी मर्जी से क्वेस्ट करता आया है, इसलिए उसे यकीन नहीं है कि ये डील उसके लिए अच्छी होगी। वो इटर्नल सर्वेंट वाली चीज मजेदार नहीं लगती, इसलिए वो इसे रिजेक्ट कर देता है। शुक्र है रकाराटिस कोई ड्रामा या टैंट्रम नहीं फेंकता। इसके बजाय एक सब क्वेस्ट पॉपअप होती है जो उसे सेकंड और थर्ड फ्लोर के सभी एनिमीज को मारने के लिए कहती है और परफॉर्मेंस के बेस पर रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा हीरो इतना बेवकूफ नहीं है कि उस पर भरोसा करे जिसने उसे पहले ही पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन सिस्टम विंडो फिर से अपीयर होती है और रॉकी आर्टिस्ट अच्छे रिवॉर्ड्स का प्रॉमिस करता है। हमारा लड़का हार मान लेता है और उम्मीद करता है कि रॉकी आर्टिस्ट इस सिंपल क्वेस्ट को नाइटमेयर बनाने का कोई तरीका नहीं ढूंढेगा। उसके बाद वो शॉप पर जाता है ताकि चीजें बिगड़ने पर कुछ पोशंस खरीद सके। लॉस्ट किंग उस सेरेमोनियल स्वॉर्ड को पहचानता है जो रकार आर्टिस्ट ने उसे दी थी। वो रकार आर्टिस्ट को पर्सनली भी जानता है, या यूं कहो कि उसने इस गॉड की बुरी आदतों की वजह से कई प्रोडिजीज का ट्रैजिक एंड देखा है। एमसी उससे अपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, पर वो अपने शॉपकीपर के रोल पर टिका रहता है। वो बस चाहता है कि हमारा हीरो जरूरी सामान खरीदने के बाद चला जाए, और हमारा लड़का ये हिंट ले लेता है। चलते हुए वो कम्युनिटी बोर्ड चेक करता है कि क्या किसी और की मुलाकात एनिसार से हुई है। पता चला कि जुनियॉक और टायोन की हुई है, लेकिन उनके एनकाउंटर उसके एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग है। एनिसार ने सीधे जुनियॉक पर थूका। जुनी ने पलटकर लड़ने की कोशिश की, पर उसका शरीर हिला भी नहीं और वो फौरन क्रश हो गया। टायोन की स्टोरी भी सेम है। अभी के लिए जुनियॉक और टायोन बाकी सब की तरह चूहों से लड़ने में बिजी है। हमारा लड़का उन्हें जायंट रैट के अटैक पैटर्न के बारे में कुछ एडवाइस देता है और उन्हें सावधान रहने की वार्निंग देता है। बाकी उसे हराना कैसे है वो उनकी प्रॉब्लम है। इसे निपटाकर वो अपने सब क्वेस्ट पर फोकस करता है। सेकंड फ्लोर पर गॉब्लिन्स शैडोज में छिपे हैं और उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उनका अगला मील हो। जैसे ही वो चार्ज करते हैं, एमसी जरा भी नहीं झिझकता, बल्कि वो अपना नया प्रूफ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्किल ट्राई करने के लिए एक्साइटेड है। वो सेरेमोनियल स्वॉर्ड घुमाता है और उन्हें काटता जाता है। उसका दिमाग और शार्प महसूस होता है। उसकी थकान गायब हो जाती है और उसके स्टैट्स ऊपर चले जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि कोई लिमिट नहीं है। जब तक वो लड़ता रहेगा, वो चलता रहेगा। ये स्किल शायद उसका नया फेवरेट बन जाए। गॉब्लिन्स एक के बाद एक गिरते जाते हैं और जल्द ही हमारा हीरो सामने एक दरवाज़ा देखता है। वो उसे धक्का देकर खोलता है और एक वॉरियर की ग्रेव देखता है। हमारे लड़के को फर्स्ट डिस्कवरी बोनस के रूप में इंटेलिजेंस और माना में बूस्ट मिलता है। जब वो पहली बार ग्रेव को टच करता है तो उसे कोई आइडिया नहीं होता कि क्या होगा, पर अचानक लाइट का एक फ्लैश उसे चौंका देता है। एक गोस्टली फिगर बाहर निकलती है, उसे फास्ट ग्रीटिंग देती है और फिर वापस ग्रेव में गायब हो जाती है। वो ग्रेव को घूरता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। वो फिर से हाथ बढ़ाता है और वही चीज फिर होती है। घोस्ट अपीयर होता है, ग्रीट करता है और वैनिश हो जाता है। वो इरिटेट हो जाता है और इस तरह बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। अगली बार जब घोस्ट आता है, वो उसे हवा में ही पकड़ लेता है और इस बकवास के बजाय एक प्रॉपर क्वेस्ट की डिमांड करता है। घोस्ट आसानी से उसकी पकड़ से फिसल जाता है और हमारे हीरो की इस हिम्मत पर मजाक उड़ाता है। एमसी नोटिस करता है कि ये घोस्ट उन नॉर्मल एनपीसी से अलग है जिनसे वो मिला है और ज्यादा इरिटेटिंग है।
वो उसकी आइडेंटिटी पूछता है और बहुत सारी बकवास के बाद घोस्ट फाइनली एडमिट करता है कि वो एक वॉरियर है जो लैबिरिंथ में मर चुका है। उसका काम क्वेस्ट देना है, पर किसी को भी नहीं, सिर्फ उन्हें जिन्हें वो लायक समझता है, और उसकी ओपिनियन में हमारा लड़का क्वालिफाइड होने के आसपास भी नहीं है। वो चाहता है कि हमारा हीरो वापस आने के बारे में सोचने से पहले कम से कम 30 फ्लोर्स क्लियर करे। एमसी जाने के लिए मुड़ता है क्योंकि उसे एक ईगो कॉम्प्लेक्स वाले घोस्ट का टाइम वेस्ट करने का अफसोस होता है। लेकिन जैसे ही वो दूर जाने वाला होता है, घोस्ट की नज़रें उसकी पीठ पर बंधी सेरेमोनियल स्वॉर्ड पर पड़ती हैं। जिस मोमेंट उसे एहसास होता है कि हमारे लड़के ने रकाराटा का ट्रायल पूरा कर लिया है, उसका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। अब अचानक वो एक क्वेस्ट देने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, पर एमसी को अब उसके साथ खेलने में इंटरेस्ट नहीं है। पर वो जिद्दी स्पिरिट चुप नहीं होता। वो डिक्लेयर करता है कि वो कभी एक लेजेंडरी वॉरियर रह चुका है और लैबिरिंथ को सबसे तेजी से नीचे उतरने वाला था। उसने पावरफुल दुश्मनों से लड़ाई की, एनिमीज को क्रश किया और बेसिक तौर पर अपनी ही कहानी का हीरो है, या बल्कि एक भ्रम। लेकिन जब वो रेस्ट करने के लिए 10th फ्लोर पर लौटा तो एक ट्रू डैमेज वेपन वाले मॉन्स्टर ने सोते हुए उस पर हमला किया और उसकी जर्नी खत्म कर दी। सिर्फ इस सोच से ही घोस्ट भड़क उठता है। वो बदला चाहता है और यहीं पर हमारा लड़का काम आता है। उसकी क्वेस्ट है 10th फ्लोर के बॉस को मारना। रिवॉर्ड की बात करें तो वो उसके मूड पर डिपेंड करता है। क्वेस्ट होती है, इसलिए हमारा हीरो एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो कमरे से निकलता है, घोस्ट उसके पीछे तैरता है और उसके सिर पर बैठ जाता है और अनाउंस करता है कि वो उसके साथ जा रहा है। एमसी आह भरता है क्योंकि जाहिर है अब उसे 10th फ्लोर तक के पूरे सफर में एक ड्रामेटिक घोस्ट को खींचना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है वो उससे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में पूछना शुरू करता है। पहले तो घोस्ट ऐसे एक्ट करता है जैसे उसका अतीत शेयर करने के लिए बहुत ग्रैंड हो, पर थोड़ी सी परसिस्टेंस से वो अपना मन बदल लेता है। अब वो हमारे लड़के के लिए एक एक्सेप्शन बना रहा है। हालांकि हमारे हीरो को फर्क नहीं पड़ता, पर वॉरियर वैसे भी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो ग्रेट कबैट एम्पायर का प्रिंस रहा है, थ्रोन का वारिस, स्वॉर्ड्समैनशिप और स्ट्रैटेजी में अनमैच्ड। लोग उसे देखने के लिए लाइन लगाते थे। एमसी सुनता है पर इम्प्रेस नहीं होता। ये बंदा प्रिंस की तरह कम और अपनी ग्लोरी डेज को याद करते हुए स्ट्रीट ठग की तरह ज्यादा बात कर रहा है। कहानी जारी रहती है। दुनिया खत्म हो गई। वो सबको बचाने के लिए लैबिरिंथ में एंटर हुआ और फिर खैर हमारे लड़के को बाकी सब पता है। जब वो ये पॉइंट आउट करता है तो घोस्ट उसे घूरता है और एडमिट करता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन उससे मारने वाले मॉन्स्टर के लिए उसकी नफरत हमारे हीरो के लिए उसकी नापसंदगी से ज्यादा मजबूत है। तब तक वो एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वॉरियर घोस्ट की नॉनस्टॉप बकवास को इग्नोर करते हुए एमसी उसे धक्का देकर खोलता है और गॉब्लिन से भरा एक रूम रिवील होता है। वो अपना बो निकालता है और फायर करता है, एक को पैरालाइज करता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और प्रोसेस को रिपीट करने से पहले दूसरे को नीचे पटकता है। वॉरियर घोस्ट देखता है और कंफ्यूज्ड है कि हमारा लड़का क्या सोच रहा है। हमारा हीरो पहले एक्सप्लेन करने की जहमत नहीं उठाता, पर घोस्ट को आखिरकार समझ आ जाता है कि वो एक स्किल कमाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि घोस्ट को स्किल क्लेम करने का एमसी का आइडिया पसंद नहीं आता। इससे हमारे लड़के को एक आइडिया मिलता है। वो स्माइल करता है और एक शर्त लगाता है कि अगर वॉरियर घोस्ट सही हुआ तो वो उसका पपेट बन जाएगा और वो जो चाहेगा करेगा। लेकिन अगर वो सही हुआ तो वॉरियर को उसके सवालों का ईमानदारी से जवाब देना होगा। घोस्ट, जिसे अपने आप पर पूरा यकीन है, बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। वॉरियर घोस्ट अपनी इमेजिनेशन में एक ग्रैंड टाइम बिता रहा है, जहां वो हमारे लड़के को चारों हाथ पैरों पर रेंगते हुए और सम्मान के साथ भीख मांगते हुए देखता है। दुर्भाग्य से उसके लिए रियलिटी कम एंटरटेनिंग है, क्योंकि हमारा हीरो एक गॉब्लिन का गला घोटने में बहुत बिजी है ताकि वो उसके भ्रम डिल्यूजन्स की परवाह करे। प्रेजेंट में वापस आते हुए वॉरियर घोस्ट ड्यूए स्किल के बारे में बकवास करना शुरू करता है। समझाता है कि ये कैसे दो पार्टीज के बीच बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के लड़ाई को लॉक कर देता है। एमसी को ये सुनकर अच्छा लगता है। कई एनिमीज को काटने और 1-on-1 बैटल में शिफ्ट होने के बाद सिस्टम उसे एक शानदार नई एबिलिटी फोर्स्ड ड्यूएल से रिवॉर्ड करता है। और क्या स्किल है ये! अब उसे कंटिन्यूअस डैमेज, जहर, कंफ्यूजन या किसी भी दूसरे इरिटेटिंग इफेक्ट के बारे में वरी नहीं करना पड़ेगा। वो बस प्योर और अनइंटरप्टेड कॉम्बैट एंजॉय कर सकता है। हमारा लड़का रोमांचित है, पर घोस्ट नहीं। वो बस घूरता है, शायद अपने अस्तित्व पर सवाल कर रहा है। हालांकि हमारे हीरो के पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं और वो उसे उनकी शर्त याद दिलाता है। इससे आखिरकार वो चुप हो जाता है, कम से कम थोड़ी देर के लिए। फिर ये रियलाइज करते हुए कि ये सिर्फ एक शर्त थी, वॉरियर घोस्ट फिर से बकवास करना शुरू कर देता है। हालांकि एमसी यहाँ बकवास के लिए नहीं है, उसे जवाब चाहिए। वॉरियर घोस्ट हमेशा की तरह उसे कोसता है।
पर हमारे लड़के ने बेकार की शिकायत के लिए इम्यून सिस्टम बना लिया है। वॉरियर की एंडलेस बकबक तब तक जारी रहती है जब तक वे एक और हिडन चेंबर पर नहीं पहुंच जाते। हमारा हीरो एक ईंट हटाता है, अंदर कदम रखता है और उसका इनसाइड स्किल किक इन करता है। तुरंत वो छत पर लगे एरोज वाले ट्रैप्स को, जमीन पर लगे ट्रैप्स को और आगे बढ़ती दीवारों को स्पॉट कर लेता है। वॉरियर घोस्ट एक बार के लिए कुछ समझदारी वाली बात सुझाता है, यानी वापस मुड़ जाना। एमसी जाहिर है उसे इग्नोर करता है। वो पोजीशन लेता है, अपनी सेरेमोनियल सॉर्ड से एरोज को काटता है, ग्राउंड ट्रैप्स पर डैश करता है, आने वाले स्पाइक्स से बचने के लिए एक दीवार पर जंप करता है और फिर चलती दीवारों के बीच आगे बढ़ता है। एक दीवार उसे क्रश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मुक्का मारकर तोड़ देता है। पता चला कि गॉब्लिन की बनाई हुई दीवारें टिकाऊ नहीं होती। वॉरियर घोस्ट, जो स्पीचलेस रह गया है, आखिरकार एक बार के लिए चुप्पी को अपनाता है। ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने पर हमारा लड़का स्प्रिंग सोक्ड रिंग कमाता है, जो माना को बूस्ट करती है और एक अच्छी खुशबू देती है। वॉरियर घोस्ट, जो अभी भी हमारे हीरो के अस्तित्व को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, फाइनली एमसी की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। हमारा लड़का वॉरियर घोस्ट को याद दिलाता है कि उसने उसे पहले ही बताया था, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लैंक लुक देखकर एमसी समझ जाता है कि वॉरियर को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ये बात हमारे हीरो के लिए कुछ जरूरी कंफर्म करती है।